गुड आफ्टरनून बच्चों, क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? अगर क्लियर हो तो एक बार इंडिकेट कर दें सो दैट हम डिस्कशन को स्टार्ट कर सकें। बेसिकली हमारा आज का जो टॉपिक है ये हिमालय का महत्व है, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयाज है। और यहां ध्यान दीजिएगा एक बात, दैट इससे रिलेटेड प्रश्न, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े ज्यादा जरूरी है। मतलब आज की क्लास में जो हम बातें करेंगे वो थोड़ा सा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी होंगी। फाइन, तो सबसे पहले तो बताइए क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? जल्दी से इंडिकेट करें बच्चों, सो दैट हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट कर सकें। देखो, अभी तक चलते हुए अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने जो है वो भारत का सबसे पहले कैसे निर्माण हुआ, अर्थात कैसे इंडिया का फॉर्मेशन होता है, कैसे हम अफ्रीका से अलग होते हैं, अफ्रीका से अलग होने के बाद कैसे हम जो है वो यूरेशिया से टकराते हैं, और इस पूरी जर्नी में अफ्रीका से टकराने से पहले एक टेथिस सागर है, एक टेथिस जियो सिंक्लाइन है। वो सिंक्लाइन कैसे जो है वो सेडिमेंट के डिपॉजिट होने से बेसिकली भर जाता है और यहां पर एक प्लेन का फॉर्मेशन होता है। फाइन, ये हमने देखा। और ये भी हमने देखा कि इस पूरी यात्रा में पहले हिमालय के दो पार्ट हुए। एक वो पार्ट है जो बहुत पहले बना था, विच इज कॉल्ड एज ट्रांस हिमालयाज, वो ट्रांस हिमालय कहलाता है। और फिर मैंने इसी से जुड़ा हुआ एक डायमेंशन आपको बताया था, जैसे एक मेगा फ्लड आई थी जिसे हमने कहा था जैनक्लिन मेगा फ्लड, जिससे वापस भर गया था भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। ओके, और इसके साथ ही अभी के समय जो हम हिमालयाज का फॉर्मेशन देखते हैं, इससे संबंधित भी मैंने आपको करंट अफेयर बताया था दैट हिमालयन प्लेट इज ब्रेकिंग। हिमालय की जो प्लेट है वो टूट रही है। ठीक है, इसका जो नीचे वाला पोर्शन है, मतलब हमारी जो प्लेट हमने देखी थी, ये प्लेट कुछ इस तरीके से, मान लीजिए ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुलर इंडिया है। ठीक है, सो मैंने आपको लास्ट क्लास में इवन ये भी बताया था कि अभी जो रिसर्चर्स हैं वो तिब्बत के प्लेट्यू में, तिब्बत के पठार में जो है वो ये रिसर्च कर रहे हैं कि क्या वहां मिलने वाली झीलों के अंदर हमें हीलियम के एविडेंसेस मिल रहे हैं। और अगर ये एविडेंसेस मिल जाते हैं तो याद रखिए कि आईएएस के एग्जाम में फिर ये सुपर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा कि हमारी जो ये प्लेट है वो कुछ इस तरीके से, ये वाला जो इसका सेक्शन है नीचे वाला, ये सेक्शन ब्रेक होके मेल्ट हो रहा है। ठीक, और अगर ये मेल्ट हो गया, ये प्रूफ हो गया, ये एविडेंस मिल गए, तो आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में मानकर चलिए कि यूपीएससी एग्जामिनेशन में जरूर क्वेश्चन पूछेगा। सिंपल सा रीजन है कि बड़ा चेंज आएगा, क्योंकि अब तक आप ये पढ़ रहे हैं कि महाद्वीपीय और महाद्वीपीय यानी कि कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के कोलिजन के कारण बेसिकली प्लेट कोई मेल्ट नहीं होती, इसलिए यहां पर किसी भी टाइप का जो है वो वोल्केनिज्म नहीं होता। बट अगर ऐसा होता है तो फिर एक बड़ा चेंज आएगा इन दिस थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, तो मैं मानकर चल रहा हूं कि आप सभी ने ये सारी जानकारी नोट डाउन कर ली है। ठीक है, चलो, तो आज की इस क्लास में हमारा क्या एजेंडा रहेगा, क्या हमारा मुद्दा रहेगा डिस्कशन का। तो आज हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे कि हिमालय का महत्व क्या है, हिमालय का इंपॉर्टेंस क्या है। और आपने टाइटल में जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने वहां एक डिटेलिंग लिखी हुई है दैट इस एरिया की जियोपॉलिटिक्स क्या है, इसका जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो आज की चर्चा को हम यहां स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो बताओ भाई, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी एंड कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताएं कैसी चल रही भाई आप लोगों की तैयारी। अभी तक मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपके लिए सीरीज जो है वो इंपॉर्टेंट रही होगी, और उसका एक कारण भी है। देखो, आप जरा नोटिस करिएगा इस सीरीज में जो लेक्चर्स हैं इसकी लेंथ को, जब हम क्लासेस लेते हैं, मतलब जैसे हम मान लीजिए मैं ऑप्शनल की क्लास ले रहा हूं, या फिर हम जीएस की भी क्लासेस लेते हैं जो संपूर्ण बैचेस हैं या कोई भी बैचेस है हमारा, उसमें आप नोटिस करेंगे तो वहां क्लास का ड्यूरेशन होता है 3 घंटे। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं YouTube पर जो है वो 3 घंटे की क्लास जो है वो कंडक्ट करूं। प्रयास मेरा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कंटेंट मैं आप तक, यानी कि जो चीज़ें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आप तक पहुंचाता रहूं। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ है दैट इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यार देखो, अगर आप चाहते हो, आप खुद सोचकर देखिएगा कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशन है, वो आप तक जो है वो कुछ चीज़ें पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, अगर आपको ऐसा लगे, अगर उसे ऐसा फील होता है कि भाई समय के साथ स्टूडेंट जो है उसे देखना कम करते जा रहा है, उसका एंगेजमेंट कम हो रहा है, तो डेफिनेटली फिर इसे जो है वो ये इससे जो है सीरीज पर नेगेटिव इंपैक्ट आता है। तो कोशिश करना कि आप लोग थोड़ा सा शेयर, जो ये सीरीज चल रही है इसे शेयर करो और चीज़ों को ठीक से नोट डाउन करो। और मेरी बात याद रखना कि हर एक लेक्चर को 2 बार देखिएगा। एक बार तो नॉर्मली जो मैं पढ़ा रहा हूं आप उसे देखिए, और जब आप उसे देखते हैं तो इत्मीनान से पहले समय निकालकर उसे पूरा देख लें, समझे इस बात को कि मैंने किस प्लेस पर किस चीज के बारे में जानकारी दी है।
ठीक है। और उसके बाद जो है आप उसके नोट्स बनाना स्टार्ट करो। अगर आपने फर्स्ट रीडिंग में ही फर्स्ट टाइम ही वीडियो देखते समय आपने नोट्स बनाने का प्रयास करा, दिस वन थिंग इज परफेक्ट कि आप 60-70% चीजें छोड़ दोगे, रफली अराउंड 30-40-50% ब्रॉडर सेंस में कहूं तो उतना ही कंटेंट आप सिंक इन कर पाओगे। ठीक है, तो कोशिश करना कि आप चीजों को जो है वो थोड़ा सिंक्रोनाइज्ड मैनर में देखो, ऐसे देखो जिससे आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, आप उसे नोट कर पाओ। और मैं एक लेक्चर में, देखो आप नोटिस करना, तो मैं एक ही लेक्चर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ बताता हूं, तो आपको उसे लिखने में बच्चे समय लगेगा। सर ह्यूमन सेटलमेंट ज्योग्राफी, बच्चे ये तो ज्योग्राफी ऑप्शनल का टॉपिक है, कैसे होता है ह्यूमन सेटलमेंट। और मैं एक बात बताऊं आप सभी को, विशाल 10K किसी का नाम है विशाल जी, हाँ बच्चे मैंने देख लिया है, आप कॉपी पेस्ट ना करें, फाइन। ये ह्यूमन ज्योग्राफी का जो है वो टॉपिक है, और ये टॉपिक ऑप्शनल में आता है। ये अभी मैं जो क्लास ले रहा हूं, ऑप्शनल के भी बैचेस हैं, फाइन, ऑप्शनल की भी क्लासेस हैं, पर अभी जो मैं ले रहा हूं वो जो है वो जीएस का हिस्सा है, तो ह्यूमन सेटलमेंट उसमें उतना आता नहीं है। ठीक, बाकी ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी का हिस्सा है, और वहां बहुत डिटेल में हम इसकी चर्चा करते हैं। आप लोग को अगर मैं एक बात बताऊं तो ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन होते हुए पहले हमने जो है वो बोलना सीखा। ठीक है, और बोलने के बाद हमारी टंग कितनी ट्विस्ट होती है, इसके बेसिस पे ना हमारी भाषाएं निर्धारित हुई हैं। आप जरा नोटिस करिएगा, वर्ल्ड में जितने भी जो ठंडे प्रदेश हैं, जरा मैं आपको समझाऊं तो देखो ये चीजें सारी जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी तो है ही, साथ ही आपके नॉलेज भी बूस्ट करती है। जरा ध्यान से देखना, ये जो है ये दक्षिण अमेरिका है, ठीक है, दिस इज साउथ अमेरिका। यहां से आओगे, दिस इज नॉर्थ अमेरिका। ओके, यहां से चलते हुए जाओगे, ये नॉर्थ अमेरिका वाला पोर्शन है, और ये वाला हिस्सा जो है वो कैलिफोर्निया की खाड़ी है। इसके पश्चात ये पोर्शन देखिए ध्यान से, ये कहलाता है अफ्रीका। अफ्रीका के पश्चात यहां चलते हुए जाएंगे तो प्रायद्वीपीय भारत, यहां से साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया से चाइना वाला हिस्सा, कोरिया का प्रायद्वीप, और कामचटका से होते हुए साइबेरिया। दिस इज एरिया जिसे हम ग्रीस कहते हैं, दिस इज इटली, देन फ्रांस, जर्मनी, पोर्चुगल। यहां से ऊपर जाओगे तो नॉर्वे, स्वीडन, जो है डेनमार्क वाला एरिया, ये आइसलैंड है। अब जरा सुनिएगा, आप नोटिस करें कि ये जो ड्रॉ कर रहा हूं मैं, दिस इज इक्वेटर। ठीक है, ये इक्वेटर है, एग्जैक्टली लगभग यहीं से पास होती है। आप नोटिस करना कि वर्ल्ड में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, मेजर जो लैंग्वेजेस हैं जो ठंडे प्रदेशों में बोली जाती हैं, उनमें आपको अक्षरों की संख्या कंपैरेटिवली कम दिखाई देगी, और जो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में बोली जाती हैं उनमें अपेक्षाकृत लैंग्वेजेस की संख्या ज्यादा दिखाई देगी। आप देखिए हिंदी, आप देखिए अरबिक, आप देखिए मैंडरिन, इन सारी लैंग्वेजेस में, इन सारी भाषाओं में आपको एक जो है वो कॉम्युनैलिटी दिखेगी कि इसमें अक्षरों की संख्या ज्यादा है। और अब आप देखिए फ्रेंच या फिर आप देखिए इंग्लिश, आपको उसमें लेटर्स की संख्या कम दिखेगी। रीजन, जितना ज्यादा ठंडा प्रदेश उतनी कम जो है टंग ट्विस्ट होती है। ओके, सो ऐसे जो है वर्ल्ड में भाषाई समूह बनते हैं, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स बनते हैं, और धीरे धीरे ये जो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं ये उसी अकॉर्डिंगली उनका कल्चर इवॉल्व करते हैं। तो एक लैंग्वेज का हो गया, लैंग्वेज के बेसिस पे धीरे धीरे कल्चर डिराइव हुआ, और फिर वो कल्चर जो है समय के साथ रिलीजन में चेंज हो गया, और फिर ऐसे जो है ह्यूमन सेटलमेंट रेस की ओर आगे बढ़ता है। फाइन, काफी इंटरेस्टिंग होता है इसको समझना। खैर हमारा अभी विषय नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं कर रहा हूं, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल। ठीक है सर, आपकी क्लास कंप्लीट होता है उसके 10 मिनट बाद दूसरी क्लास देखता हूं, फिर नोट्स बनाता हूं। चलो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। सो चलिए अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। दुर्गेश जी 3 बजे संभव नहीं है, क्योंकि उस समय हमारे ऑप्शनल की क्लासेस जो है वो चल रही होती हैं, तो उस समय मैं ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, चलो तो आ जाइए, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा एजेंडा ऑफ डिस्कशन इज हिमालयास। पहली चीज, जो भी बच्चे पीडीएफ डाउनलोड करना चाह रहे हो, यह है भाई मेरा टेलीग्राम चैनल अभिनव.बोहरे, अच्छा अभिनव बोहरे डॉट नहीं आएगा भाई इसमें, अभिनव बोहरे ज्योग्राफी। इससे आप जो है वो टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर, टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तो ये याद रखना, दिस इज फॉर टेलीग्राम। आप वहां से मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हैं, वहां आप मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको किसी बैचेस में एनरोल करना है तो भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो हम देखेंगे हिमालय का महत्व। जो हिमालय है, हिमालय का महत्व, ठीक, इंग्लिश में से इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयास कहा जाता है, पर अभी चलिए हिंदी से ही हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो
याद रखें हिमालयास का हम किस किस सेक्टर में इंपॉर्टेंस देखेंगे। सबसे पहले तो हम जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस देखेंगे और आपको एक यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चन से भी मैं अवगत कराता हूं। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो हम देखेंगे इसका सामरिक महत्व। सामरिक महत्व अर्थात इसका जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है अगेंस्ट, स्पेशली अगेंस्ट चाइना, और इसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल से आपको बताऊंगा कि कैसे चाइना की आर्ट ऑफ वॉर माओ जेडोंग की लिखी हुई किताब से हम जो है वो हिमालय के इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। सेकेंडली हम इसका देखेंगे आर्थिक महत्व, मतलब आर्थिक रूप से ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सेक्शन देखेंगे। इसके पश्चात हम इसका सामाजिक व आर्थिक महत्व देखेंगे। सामाजिक और आर्थिक, यहां से केवल आर्थिक है, यहां सोशियो इकोनॉमिक है, इन दोनों में अंतर है, मैं आगे आपको समझाता हूं। ठीक है, और साथ ही हम हिमालय का अन्य विविध में महत्व, विविध क्षेत्रों में, और खासकर यहां मेरी चर्चा होगी हिमालय से संबंधित जो जैव विविधता है, इस पर जैव विविधता। और आपने देखा होगा इस सीरीज का नाम मैंने लिख रखा है पर्यावरण और भारत का भूगोल। देखना आपको इस क्लास में आगे चलकर मैं जिस तरीके से इन्वायरमेंट बताऊंगा, याद रखो कि इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस रफली अराउंड 30 से 35 क्वेश्चन ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट से आते हैं, और मैं लिख कर देता हूं। अगर ये सीरीज में आप लोग का इंटरेस्ट रहा तो आगे आने वाले टाइम पे मैं इसमें बहुत सारी चीजें इन्वायरमेंट की ऐड करता जाऊंगा। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हिमालय का सामरिक महत्व देखते हैं। सामरिक का मतलब होता है बच्चों स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक का मतलब है, सिंपल से वर्डों में कहूं मैं अगर, तो हम जो है वो हिमालय को कैसे अपने लिए एक डिफेंस के फील्ड में, एक जो है वो चाइना के अगेंस्ट, जिसे कहते हैं चाइना के अगेंस्ट एक डिफेंस बैरियर के फॉर्म में यूज करते हैं। आइए, सबसे पहली बात तो हम सभी जानते हैं दैट चाइना इज अ इंपीरियलिस्टिक नेशन। चाइना एक साम्राज्य विस्तारवादी देश है। ठीक है, अच्छा आगे जाने से पहले एक बात और सुनो। पहली चीज, यूपीएससी ने पहले ऑप्शनल में पूछा, अभी मैं ऑप्शनल के बारे में बता रहा हूं, फिर देखिए कैसे ये जीएस में आता है। पहले यूपीएससी ऑप्शनल में पूछता है कि भाई हिमालय के महत्व को समझाइए। अब बच्चा ना एकदम लाइन खींच खींच कर उसमें समझाता है, बार बार अंडरलाइन करके समझाता है कि हिमालय का जो महत्व है वो चीन के विरुद्ध हमारी सुरक्षा की तरह है। ठीक, एक वॉल की तरह ये काम करता है। लेकिन जो स्टूडेंट है उसने लगातार इतना ज्यादा एक्सप्लेन करा इसके सामरिक महत्व को कि बाद में यूपीएससी ने यह प्रश्न पूछा कि हिमालय के महत्व को समझाइए लेकिन सामरिक के अलावा समझाइए। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयास एक्सेप्ट द स्ट्रेटेजिक वन। केवल सामरिक के अलावा इसकी जो है वो महत्व को आपको समझाना है। ठीक है, डन। सेकेंडली ये क्वेश्चन आया कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयास एक्सेप्ट स्ट्रेटेजिक। ये क्वेश्चन ऑप्शनल में था और वेरी नेक्स्ट ईयर ये जीएस में आया कि हिमालय के महत्व को सामरिक के अलावा भी समझाइए। फाइन, या फिर हिमालय के महत्व को समझाइए। आप यहां पर ऐसा समझो दैट जो क्वेश्चन उसने ऑप्शनल में दिया था उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन फिर उसने बाद में नेक्स्ट ईयर जो है वो जीएस में दे दिया। इससे आप क्या समझते हो? इससे समझते हो कि जब भी यूपीएससी जो है वो किसी क्वेश्चन को टफ करना चाहता है, किसी पोर्शन को टफ करना चाहता है, तो उससे वो ऑप्शनल के हिस्से से भी कुछ प्रश्न बना लेता है। बाकी ये तो प्योरली जीएस का हिस्सा है ही, तो इसे आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी ज्योग्राफी है वो तो और भी ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां आइए, ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात तो चाइना के बारे में आई थिंक आप सभी को पता होगा कि चाइना एक साम्राज्य विस्तारवादी देश है, एक इंपीरियलिस्टिक कंट्री है, साम्राज्य विस्तारवादी देश है। ठीक है, अब मैं यहां पर कुछ चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुना। चाइना के फाउंडर थे जिसका नाम था माओ जेडोंग। ठीक है, एक पर्सन थे जिनका नाम था माओ जेडोंग, और इन्होंने बच्चों एक किताब लिखी थी बाय द नेम ऑफ आर्ट ऑफ वॉर। आर्ट ऑफ वॉर बाय माओ जेडोंग। और माओ जेडोंग ने इस किताब में उल्लेख कर रखा था बेसिकली अबाउट पाम सिद्धांत, अर्थात तिब्बत के बारे में। और तिब्बत के बारे में माओ ने क्या लिखा था? माओ यूज्ड टू से दैट, ये आप देख रहे हैं, सभी लोग जरा ध्यान से देखना, ये है हमारा प्रायद्वीपीय भारत, और यहां जरा ध्यान से देखिए, ये साउथ ईस्ट एशिया है और ये चाइना का पोर्शन है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आता है बच्चों तिब्बत। क्यों माओ जेडोंग जो है वो तिब्बत को इतना ज्यादा प्रीफर कर रहे थे? तो इसका रीजन है, देखिए यहां से मैं कुछ रिवर्स ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज कॉल्ड गंगा, ये है ब्रह्मपुत्र, यहां से आएगी, दिस इज अ रिवर कॉल्ड इरावदी,
यहां से एक रिवर आएगी बाय द नेम ऑफ साल्विन, एक और नदी बाय द नेम ऑफ चाओ फ्राया, और एक और नदी बाय द नेम ऑफ मेकोंग। फाइन, पहले तो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरी रिवर्स का ऑर्डर याद कर लो, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। क्या क्या, तो मैं यहां रिवर लिख देता हूं। सबसे पहले दिस इज कॉल्ड गंगा, ये रिवर है ब्रह्मपुत्र, यहां इस तरफ मैं लिख रहा हूं, ओके, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां कौन कौन सी रिवर आई हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, इसके बाद यहां से चलना स्टार्ट करो, यह है इरावदी, यहां इसके नीचे आओगे देन साल्विन, इसके पश्चात देन चाओ फ्राया, और इसके नीचे आओगे देन आपको मिलेगी मेकोंग। अब याद रखो दैट ये सारी रिवर्स जो कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया, इसे कहा जाता है साउथ ईस्ट एशिया, ये सारी जो रिवर्स हैं आपको क्रम से जो दिखाई देती हैं, ये ऑल रिवर्स आर एक्चुअली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम तिब्बत। ये सारी नदियां एक्चुअली में तिब्बत से ओरिजिनेट होती हैं, और चूंकि ये ओरिजिनेट होती हैं तो अगर तिब्बत के ऊपर किसी का कंट्रोल होता है तो इनडायरेक्टली वो इस पूरे साउथ ईस्टर्न एरिया में जो है अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर सकता है। तो मेक श्योर कि तिब्बत इज अ हार्टलैंड, तिब्बत एक महत्वपूर्ण भाग था और इसलिए चाइना ने इसे कैप्चर करा। अब इसका उल्लेख तो इसमें था, बट इसके साथ ही आर्ट ऑफ वॉर में यह भी लिखा हुआ था कि भाई तिब्बत के एरिया पे कब्जे के साथ साउथ ईस्ट एशिया में जो चाइना है इसका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और इसका इनडायरेक्टली जो प्रभाव है वो इंडिया पर भी आएगा। सो हमें चाइना की हिस्ट्री से तो एक बात समझ में आती है दैट इस एरिया में, इस क्षेत्र में जो है वो चाइना अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। अब इससे एक और बात समझे दैट चाइना ने एन नंबर ऑफ टाइम अपने आर्टिकल्स में लिखा है, और ये लाइन काफी फेमस हुआ करती थी 1960-70s के एरा में, दैट अगर नेपोलियन की सेना एल्प्स चढ़ सकती है, ध्यान से सुनिएगा, 60-70s के दौर में चाइना में ये लाइन काफी फेमस थी कि नेपोलियन की सेना अगर जो है वो एल्प्स चढ़ सकती है तो क्या चीन की सेना हिमालय नहीं चढ़ सकती? और अगर ये स्लोगन्स, अगर ये स्टेटमेंट्स पास हो रहे हैं तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है दैट चाइना हैव हिडन इंटरेस्ट ऑन हमारा पूर्वोत्तर के राज्य, पूर्वोत्तर के राज्यों में भी चाइना का इंटरेस्ट है, और साथ ही हमारे लेजिटिमेट एरिया कॉल्ड ग्रेट इंडियन प्लेन, इस एरिया के बारे में भी कहा जाता है। आई थिंक आप सबने सुना होगा कि ये लाइन कही जाती थी कि भाई 1962 का युद्ध हुआ है, हम 50 ईयर्स बाद दोबारा आएंगे, 50 वर्ष बाद चाइना की दोबारा एंट्री होगी। आई थिंक ये लाइन आपने सुनी होगी, या फिर कभी ना कभी आप जो है वो किसी स्थान पर हिस्ट्री के बारे में, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ते हैं तो वहां ये लाइन जरूर आती है। और किस परिप्रेक्ष्य में आती है? आप वहां पढ़ते हैं कि भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया, बस यही एक रीजन था कि चाइना ने 50 ईयर्स के बाद दोबारा उस प्रैक्टिस को करने का प्रयास नहीं करा। सो ये कुछ चीजें हैं जो दिखाता है दैट चाइना इज अ इंपीरियलिस्टिक नेशन, और इंपीरियलिस्टिक ड्रीम्स हैं, एंबिशंस है, पोटेंशियल है इन्हें फुलफिल करने का। अब ये चाइना की स्थिति है। अब यहां ध्यान से समझिएगा दैट जो चाइना है उसकी इस स्थिति के बाद भी आज भी हिमालय किसी भी सेना द्वारा पूर्ण रूप से पार नहीं करा जा सकता। मतलब नो एनी आर्मी इन वर्ल्ड, इस दुनिया में कोई ऐसी आर्मी नहीं है जो अपनी फुल आर्मोररी और आल्टरी के साथ, मतलब अपने पूरे हथियारों और हैवी इक्विपमेंट्स के साथ हिमालय चढ़ जाए और चढ़कर सुरक्षित उतर भी जाए। फाइन, अब मैं ये वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं तो आप इमेजिन करो कि अगर कोई सेना माउंटेन को चढ़ना, यानी कि इसको इस प्रकार से विन करना स्टार्ट करती है, मान लीजिए इस स्थान पर यह हिमालय है, ठीक, हिमालय की एक रेंज है, कोई सेना अगर यहां से क्लाइंब करना या चढ़ना स्टार्ट भी करती है तो उसके लिए उतरना काफी मुश्किल है, काफी टफ है। क्यों टफ है? क्योंकि यहां से उसकी आर्मी उतरेगी और इधर पे सामने जो है वो अपनी गन्स के साथ वेट कर रही होगी इंडियन आर्मी, इस आर्मी का। फाइन, अब ये गलत लोकेशन पे है और यहां से हॉविट्जर से इन्हें कंट्रोल करना एकदम आसान हो जाता है। तो हमेशा याद रखो दैट हिमालयास का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि इवन आप ये कह सकते हो कि नेपोलियन की आर्मी एल्प्स चढ़ गई थी, लेकिन डियर वो जो एल्प्स है ना,
उसकी हाईएस्ट पीक की हाइट भी हिमालयाज के, ग्रेटर हिमालयाज की एवरेज हाइट के पास नहीं है। सो दिस इज अ वेल नोन थिंग के हिमालयन रीजन को किसी भी आर्मी के थ्रू जो है वो पार नहीं करा जा सकता। इवन माओ जेडोंग की आर्ट ऑफ वॉर में भी इसका उल्लेख है दैट हिमालय को विन करना इज काफी मच, इज अ प्रीटी मच बिगर टास्क, ये एक बड़ा टास्क होगा। ठीक है, आ गया दिमाग में समझ। अब यहां नेक्स्ट बात सुनो, मेक श्योर के हिमालयाज का जो सामरिक महत्व है ये समय के साथ कम भी हुआ है। समय के साथ जो है वो जो सामरिक महत्व है ये कम हुआ है, इसमें नकारात्मक प्रभाव आया है। और इसका कारण पता है क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है इज एयर डिफेंस सिस्टम या फिर वायुसेना का आधुनिकीकरण। वायुसेना का आधुनिकीकरण, फाइन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी, खासकर एयर कमांड्स का। अब इस बात को समझिए कि समय के साथ जैसे जैसे हम जो है वो वायुसेना को मॉडर्नाइज करते जा रहे हैं, इससे एक चीज परफेक्ट है कि भाई अगर हमारा एनिमी चाइना है और चाइना उस एरिया से इंडिया में एंटर करना चाहता है तो केवल एक रास्ता नहीं है अंदर आने का बच्चों, वो उड़कर भी एयर कमांड के थ्रू भी जो है वो पेनिट्रेट कर सकता है। ठीक, तो ये एकदम सही बात है दैट समय के साथ जो वायुसेना का आधुनिकीकरण है इससे हिमालय का इंपॉर्टेंस कम हुआ है। लेकिन अब आप इसे समझाओगे अपने पेपर में दैट नो डाउट कि ये कम तो हुआ है, लेकिन इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं? तो हमने बेसिकली इसमें सहारा लिया है तकनीक का। देखो अब मैं ना आपको आंसर के की पॉइंट्स बता रहा हूं तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हमने इसमें तकनीक का सहारा लिया है। कैसे? तो देखिए, तकनीकी सहायता। नो डाउट कि चाइना लगातार अपने एयर कमांड को स्ट्रॉन्ग करता है और इसी के साथ इंडिया जो है वो इसके लिए रेडीनेस लाता है। चाइना पहले एफ सीरीज के फाइटर प्लेन बनाता है, फिर एम सीरीज के बनाता है, फिर जी सीरीज के बनाता है। अलग अलग सीरीज के फाइटर प्लेन्स को स्टैब्लिश करता है चाइना अपनी आर्मी में, अपने एयर कमांड में। क्यों स्टैब्लिश करता है? बिकॉज वो हिमालयाज के जो ब्रैकेट है, ये इंडिया है, ध्यान से देखिएगा, ये इंडिया है। और देखो बच्चों ठीक से आप मैप बनाना सीख लें, दिस इज कॉल्ड इंडिया, फाइन। और यहां आपको दिखाई देता है दिस इज कॉल्ड हमारा हिमालयाज, फाइन, ये हिमालय है। और इस एरिया में हमें दिखता है चाइना। तो चाइना लगातार जो है अपना एयर कमांड स्ट्रॉन्ग करता है। क्यों एयर कमांड स्ट्रॉन्ग करता है? जिससे वो जो हिमालय है उसको पार कर सके। और इसी के साथ इंडिया क्या रेडीनेस लाता है? तो इंडिया लगातार अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो स्टैब्लिश करता है हिमालयन रीजन में। हम हिमालयास को एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रू सिक्योर करते हैं। हमने लेटेस्टली जो S-400 ये हमने रशिया से बाय करा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन प्लीज एक बार चेक कर लेना फिर भी दैट हमने इसे जो है वो रशिया से ही बाय करा है। बट डू मेक श्योर कि आप एक बार इसे क्रॉस चेक कर लो। हमने एयर डिफेंस सिस्टम रशिया से खरीदा। रीजन क्या है इसका? सिंपल सा है, चाइना एफ सीरीज, एम सीरीज, जी सीरीज के अलग अलग फाइटर प्लेन लाता है और जैसे फाइटर प्लेन का एडवांसमेंट चाइना करता है उसके वेरी नेक्स्ट ईयर हम S-400 फिर उसको अपग्रेड करेंगे, 500 लेकर जाएंगे, 600 लेकर जाएंगे, 700 लेकर जाएंगे। और इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है हिमालयास को नो फ्लाइंग जोन में बदल देना। नो फ्लाइंग जोन का मतलब है कोई भी जो माफ कीजिएगा, कोई भी जो फाइटर प्लेन है वो चाइना से उड़कर जो है इस एरिया में एंटर ना कर पाए। सो नो डाउट के हिमालयास का एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, बट नो डाउट के विद रिस्पेक्ट टू एयर कमांड का जो है वो मॉडर्नाइजेशन, इसका इंपॉर्टेंस कम हुआ है। पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम अपनी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट लाकर, अब सही बताएं तो हमने तो रशिया से बाय करा है, बट नो डाउट के DRDO का भी अपना जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम है जो हिमालयन रीजन में डिप्लॉयड है। ठीक, ये हम जो है वो हिमालयास में डिप्यूट करते हैं, ये हम जो है वहां डिप्लॉयड करते हैं जिससे हम चाइना के अगेंस्ट अपने आप को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर पाए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो यही है दैट ये हमें आज भी चीन के अगेंस्ट जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, चीन के अगेंस्ट हमें स्ट्रेटेजिक एडवांसमेंट देता है। ठीक है, डन। चलो हाँ भाई, हाँ S-300, 400, 500, 700, 900, ओके ओके, ऐसा नहीं है, मतलब इतने 100 भी नहीं है, बट यस हमने जो है वो एडवांसमेंट के लिए एयर डिफेंस सिस्टम तो बाय करे हैं।
पहला इंपॉर्टेंस है। चलिए दूसरा इंपॉर्टेंस आते हैं विद रिस्पेक्ट टू हमारा, अच्छा इसमें मैं आपको आगे इसके कुछ पासेस के बारे में भी बताऊंगा, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले आ जाइए कुछ आर्थिक महत्व के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले बताइए कि हिमालय कौन सी चट्टानों से बना है। हिमालय बना है तृतीयक क्रम की अवसादी चट्टानों से। ठीक, अवसादी चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। अब जरा इस बात को ध्यान से सुनिएगा, मतलब एकदम आराम से दिल और दिमाग थोड़ा थाम कर सुनिएगा। हिमालय बना है तृतीय क्रम की अवसादी चट्टानों से, और वर्ल्ड में जहां जहां टर्शरी एरा सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, मेक श्योर कि उस प्लेस पे आपको ह्यूज अमाउंट में ऑयल देखने को मिलता है। और इस बात का अंदाज आप ऐसे लगाइए दैट गल्फ कंट्रीज में जब ऑयल निकलना स्टार्ट हुआ था, उसके पहले इंडिया में असम के डिब्रूगढ़ के एरिया में जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने ऑयल डिग करा था और निकाला था वहां से ऑयल। यह इंडिकेट करता है कि हमारे हिमालयन रीजन में जो है वो पर्याप्त मात्रा में तेल उपस्थित है। ठीक, मतलब सफिशिएंटली लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल इज प्रेजेंट इन हिमालय, पर्याप्त रूप से अधिक तेल जो है वो इधर पे उपस्थित है। बट अब प्रश्न ये आता है कि क्या रीजन है कि भारत जो है वो इस ऑयल को निकालता नहीं है। वाई डोंट वी एक्सकवेट दैट ऑयल, हम इसे निकालते क्यों नहीं है, हम यहां पे खुदाई क्यों नहीं करते तेल के लिए, तेल के कुएं क्यों एस्टेब्लिश नहीं करे जाते। फाइन, अगर किसी के पास हो अंदाज, टेल मी, कोई बता सकता है कि क्या रीजन है कि जब हिमालय में इतने सारा तेल उपस्थित है और हमें यह पता भी है, तब भी हम ये तेल क्यों नहीं निकालते। वाई डोंट वी यूज टू टेक दैट ऑयल। चलिए जल्दी से बताइए, कोई बता सकता है कि हम क्यों नहीं जो है उस तेल को निकालते। एनीवन हैव आइडिया, कोई बता पाएगा। फाइन, दिस इज कॉल्ड अप्रोच फॉर सब्जेक्ट, यह कहलाता है सब्जेक्ट के लिए अप्रोच। यूपीएससी आपसे मेंस में प्रश्न करेगा, हिमालय का महत्व समझाओ, और एक मोनोटोनस टाइप का आंसर लिख दिया जाता है बच्चों के द्वारा कि देखिए हिमालय का जो है वो सामरिक महत्व है, चीन से हमें बचाता है, आर्थिक महत्व है, ये ऐसा करता है। बट मेक श्योर कि इसमें जो है वो लॉजिक्स होते हैं। ठीक, अब यहां ध्यान से सुनिएगा कि एक बच्चे ने लिखा सर कॉस्ट ज्यादा होती है। नहीं नहीं नहीं, कॉस्ट ज्यादा भी नहीं है, हमारे लिए तो बहुत अच्छा होगा कि हम अपना तेल निकाल पाए। तो यहां ध्यान से सुनिएगा, इंडिया की पॉलिसी है दैट देखें हम एक डेमोक्रेटिक नेशन है, बट हमारा विजन शॉर्ट टर्म नहीं होता। वी परफेक्टली नोज कि हमारे क्षेत्र में हिमालयन एरिया में ऑयल प्रेजेंट है, बट आज हमें केवल ऑयल की आवश्यकता नहीं है, केवल अभी के समय हमें ऑयल की आवश्यकता नहीं है, हमें फ्यूचर में भी ऑयल की आवश्यकता होगी। तो हम वेट करते हैं कि भाई पहले जब तक वर्ल्ड के पास ऑयल है, जब तक विश्व के पास तेल है, हम उस तेल का आयात करते हैं। जब तक हमारे पास क्षमताएं हैं, जब तक हमारे पास रिसोर्सेस हैं, हम ऑयल को बाय कर सकते हैं, क्योंकि हम मनी या फॉरेन एक्सचेंज अर्जित कर सकते हैं। वी कैन अर्न द फॉरेन एक्सचेंज। बट ये परफेक्ट है कि अगर हमने अपना तेल निकाला और यह तेल खत्म हो गया तो इसके बाद हमारे पास तेल बचेगा भी नहीं। फाइन, तो जब तक हमारे पास रिसोर्सेस हैं तब तक हम यही ट्राई करते हैं कि हम बेसिकली बाहर से तेल आयात कर लें। अब मेरा आप सभी से प्रश्न है, ज्यादा ध्यान से सुनिएगा और मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। आप एक कंडीशन इमेजिन करो, ठीक है, जरा ध्यान से सुनिएगा। आप और आपके जो सिबलिंग हैं, मतलब आप और आपके भाई बहन हैं, आप इमेजिन करिए कि आपके जो पिताश्री हैं उन्होंने आप दोनों को जो है आइसक्रीम दी, कहा कि ये दोनों आइसक्रीम आपके लिए हैं, अब आप दोनों जो है इसे खा लीजिए। पर आपके जो भाई साहब या आपकी जो सिस्टर हैं उन्होंने वो आइसक्रीम ली और लेने के बाद अपनी आइसक्रीम को रख दिया रेफ्रिजरेटर में, और आप आइसक्रीम खा रहे हैं। अब आप आइसक्रीम खा रहे हैं और आपकी जो सिस्टर हैं या आपके जो ब्रदर हैं वो उसे देख रहे हैं, और फिर वो जो है आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ी सी आइसक्रीम उन्हें भी खिलाई जाए, तो आप भी उन्हें आइसक्रीम देते हैं। अब आपकी एक आइसक्रीम दो लोग मिलकर खा रहे हैं, फिर आपकी आइसक्रीम खत्म हो गई। उसके कुछ समय बाद आपकी सिस्टर या ब्रदर गए और उन्होंने अपनी आइसक्रीम निकाली और अब वो खा रहे हैं, लेकिन अब वो ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि वो आपको देंगे। टेल मी, ये जानने के बाद आपको कैसा लगेगा? आपको ये नहीं लगेगा कि आपके साथ जो आपके ब्रदर या सिस्टर हैं उन्होंने आपके साथ धोखा करा है? फाइन, जल्दी से बताएं, आपको ये फील नहीं होगा कि यार आपके साथ जो व्यक्ति है उसने आपके साथ धोखा करा है? रियलिटी में आइसक्रीम आपकी थी, आपने साझा करी,
खत्म हो गई, और जब खत्म हो गई तो उन्होंने अपनी आइसक्रीम निकाली, और अब वो बिल्कुल आपको नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो परफेक्टली जानते हैं कि अब घर में जो है आइसक्रीम नहीं बची है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड ट्रेड। याद रखिए कि भारत के पास ऑयल होने के बाद भी भारत के द्वारा ऑयल नहीं निकाला जाना एक चर्चा का विषय हमेशा रहता है कि जब इंडिया के पास इतना मैसिव ऑयल रिजर्व है तो क्यों नहीं इंडिया जो है वो अपना ऑयल खुद निकालता और निकालने के बाद अपने डेवलपमेंट में उसका यूज करता। इंडिया इज अ ह्यूज ऑयल बायर। भारत एक बड़ा तेल आयातक देश है। हम इतने बड़े स्तर पर तेल निकालते हैं, इस पर वर्ल्ड हमसे क्वेश्चन करता है दैट आप क्यों नहीं अपना ऑयल निकालते। अगर हमने सीधा सीधा कह दिया कि अरे भाई हम अपना तेल नहीं निकालेंगे, हम अगर तेल निकालेंगे तो हमारा खत्म हो जाएगा, तो सामने वाला नेशन आपसे यह नहीं कहेगा कि डियर जिससे आप खरीद रहे हो उसका भी तो खत्म हो रहा है फिर। फाइन। तो हम इसमें हमारा एक्सप्लेनेशन देते हैं कि देखिए भाई हमारे पास ना वो तकनीक नहीं है, वो एक्सपर्टीज नहीं है हमारे पास जिससे हम जो है वो तेल निकाल सके हिमालयन रीजन से। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं भाई हम तो डेवलपिंग नेशन है, वी आर अ डेवलपिंग नेशन। हम अब हमारा अभी विकास हो रहा है, ना हमारे पास उतनी उच्च तकनीक है, ना उतने अच्छे संसाधन हैं कि हम जो है वो तेल निकाल सके। ठीक। लेकिन फिर यहीं पर क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड यूज्ड टू से इंडिया जरा इधर आओ, एक बात बताओ, अभी तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास जो है वो तकनीक नहीं है, और ध्यान दीजिएगा कि भारत की कुछ सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में से एक है बाय द नेम ऑफ ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। फाइन, इस नाम को याद रखिएगा, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। यह एक कंपनी है और यह कंपनी जो है वो रशिया के लिए साइबेरिया से ऑयल निकालती है। अर्थात हमारी ही कंपनी विदेश में जाकर रशिया में साइबेरियन रीजन से तेल निकाल पाती है, और हम कह रहे हैं कि हमारे पास तकनीक नहीं है कि हम हिमालयन रीजन से जो है वो तेल निकालें। अब यहां पर इंडिया का स्टैंड क्या होता है? इंडिया परफेक्टली बोलता है कि भाई देखिए, अगर ऐसा ही है कि किसी देश के पास अगर प्राकृतिक संसाधन है तो वो बाध्य है कि वो अपने प्राकृतिक संसाधनों का ही उपयोग करे अपने विकास में। तो सबसे पहले बोलिए यूएसए को कि यूएसए जो है वो अपने प्राकृतिक संसाधनों जैसे जो वो आयात करता है कई देशों से, उसे बंद कर दे और अपने सारे संसाधन जो उसको प्राकृतिक रूप से प्राप्त हैं उन्हें निकाले और उन्हीं से अपना देश चलाए। नाउ पूरा वर्ल्ड शांत हो जाएगा। इस पे क्यों शांत हो जाएगा? क्योंकि हम एक यूनिपोलर वर्ल्ड में हैं, एक ध्रुवीय विश्व में हैं, जिसका सबसे बड़ा ध्रुव यूएसए है। जब यूएसए, अगर वर्ल्ड मिलकर यूएसए को एग्री नहीं करा पा रहा है कि वो अपने रिसोर्सेज का यूज पहले करे और अपने रिसोर्सेज से डेवलपमेंट करे, रादर देन कि वो किसी विकासशील देश या किसी अदर देश से संसाधनों को आयात करे, तो एक चीज परफेक्ट हो जाती है कि अगर यूएसए उस चीज को फॉलो नहीं कर रहा है तो वर्ल्ड हमारे ऊपर भी प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकता कि इंडिया हैव टू टेक ऑयल फ्रॉम देयर एरिया ओनली। भारत केवल अपने ही क्षेत्र से उस तेल को निकाले, इसके लिए विश्व हमें बाध्य नहीं कर सकता। यह हमारा स्टैंड होता है रिलेटेड विद द ऑयल स्टोर्ड इन हिमालयाज, हिमालयन क्षेत्र में जो तेल भरा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में। ठीक, तो एक सबसे बड़ा आर्थिक महत्व तो यही है हिमालय का कि हिमालय के पास पर्याप्त मात्रा में तेल उपस्थित है। तो इसे मेंशन कर लीजिएगा अपने आंसर में, दैट सफिशिएंटली लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल, पर्याप्त मात्रा में हिमालयन एरिया में हमें तेल के भंडार प्राप्त होते हैं, तेल के भंडार उपस्थित हैं। प्राप्त नहीं किया है हमने, ये याद रखना, मतलब ये लिख मत लीजिएगा कि प्राप्त कर लिया। हाँ, भंडार उपस्थित हैं, हमने अभी निकाला नहीं है और ना ही हम अभी प्रयास करते हैं कि हम निकाल पाए। से इज इट क्लियर टू ऑल? से यस और नो? सभी को क्लियर है? एक बड़ा इंपॉर्टेंस तो हिमालय का यही है दैट हमें आर्थिक रूप से इससे जो है वो एडवांसमेंट मिलता है। सर गुड इवनिंग सर क्लास की टाइमिंग क्या है? बच्चे रोज क्लास की टाइमिंग जो है वो 5 बजे से होती है, 5 से लगभग 6 साढ़े 6 बजे तक। अब मैं इसे थोड़ा सा 6 साढ़े 6 पर ले आऊंगा। ठीक है, ये याद रखिए दैट इसके रिस्पेक्ट में एक और माफ कीजिएगा, थोड़ा मेरा गला खराब है आज। ओके, सुबह से क्या कंटिन्यू क्लास हो रही है तो थोड़ा मेरा गला बैठ गया है, तो इसे थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। ओके, सो इसके अलावा हिमालय का आर्थिक महत्व और क्या है, जरा सभी लोग फिर से कंसंट्रेट करो और मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो।
ध्यान से सुनना। आप सभी ने एक शब्द सुना होगा, लद्दाखियन बेरी, लद्दाखियन बेर। ये बेर या बेरी जो है ये लद्दाख वाले रीजन में पाई जाती है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन क्या है? जो लद्दाखियन बेरी है, जो लद्दाख में पाए जाने वाले बेर हैं, आपने इसके बारे में टेल मी, जो एनसीईआरटी है उसमें क्या पढ़ा है? आपने इसके बारे में एनसीईआरटी में कुछ रीड करा है? जल्दी से बताइए, फिर मैं इसका आपको करंट डायमेंशन भी बताऊंगा। लद्दाखियन जो क्षेत्र है वहां पर पाई जाने वाली बेरी के बारे में आप लोगों ने कुछ सुना है? से यस और नो, जल्दी से बताइए, टेल मी, आपने इसके बारे में सुना है? ये जो लद्दाखियन बेरी है, इससे एक्सट्रैक्ट करा जाता है एक उत्पाद, इसे कहा जाता है टेक्सोल। नोट डाउन करिएगा इसका नाम, इसे कहते हैं टेक्सोल। फाइन। और ये जो टेक्सोल है ना बच्चों, ये टेक्सोल अभी यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने, अभी से मेरा आशय लगभग 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है, तो एकदम करंट भी नहीं है, मतलब मैं आपको बता दूं, ऐसा उम्मीद मत करिएगा कि अब भी एकदम रिसेंटली हुआ हो, बट यस, लास्टली जो अपडेटेड यही है दैट यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने इवन ये कहा था दैट ये जो टेक्सोल है ये एंटी कैंसरस ड्रग है। सो हिमालयन एरिया में मिलने वाला एक पौधा और उसका एक फल डिक्लेयर करा गया है एंटी कैंसरस बाय यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक। सो इसका एक आर्थिक महत्व यह भी हो जाता है, समय के साथ आगे चलने पर इंडिया इसका भी यूज अपने लिए जो है वो एडवांसमेंट के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए कर सकता है। एक डायमेंशन है। एक और डायमेंशन सुनिए, आई थिंक आप सभी ने सुना होगा इसके आर्थिक महत्व में दैट हिमालयन एरिया में जो है वो हिमालयन पिंक सॉल्ट मिलता है, हिमालय का पिंक सॉल्ट। फाइन, चलिए जल्दी से बताओ कौन कौन इस हिमालयन पिंक सॉल्ट के बारे में जानता है, और अभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों हंस रहा हूं। बताइए, कोई जानता है हिमालयन पिंक सॉल्ट के महत्व के बारे में, या फिर हिमालयन पिंक सॉल्ट के बारे में आपने कुछ सुना है? जल्दी से बताओ। और देखो ये सारी चीजें ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये सारी चीजें नो डाउट बच्चों आपको किताबों में लिखी मिलेंगी, लेकिन वो एक जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं बहुत आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको ये एक ही स्थान पर एक साथ देखने को नहीं मिलेंगी। तो कोशिश करना कि आप इन चीजों को ठीक से नोट डाउन करो, और यह भी कोशिश करना, एक तो इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, मैंने क्लास के स्टार्टिंग में इसका क्वेश्चन बता दिया है, आप सभी टेलीग्राम चैनल पे मुझे आंसर लिखकर भी भेज सकते हो। फाइन। आपने हिमालयन पिंक सॉल्ट के बारे में सुना है? नहीं सुना? चलो आज सुनो, देखो ध्यान से। हिमालयन पिंक सॉल्ट ना हिमालयन रीजन में मिलने वाला नमक है। ठीक। और ये बेसिकली पाकिस्तान साइड थोड़ा ज्यादा मिलता है, मतलब इंडिया के साइड तो थोड़ा कम है, बट पाकिस्तान के साइड ये पर्याप्त मात्रा में मिलता है। अक्सर आपने पाकिस्तान में, अगर अभी आप कभी देखें तो यूट्यूब में आजकल काफी जंप करता है पाकिस्तान के कुछ टीवी शोज के बारे में। आप कभी देखिएगा उन टीवी शोज में अक्सर दिखाया जाता है कि एक बड़े से आप कह लीजिए स्ट्रीट वेंडर्स जो है वो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर जैसे वो नमक लेकर जा रहे होते हैं, और ये पाकिस्तान में काफी फेमस है दैट सड़कों पर जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स नमक बेच रहे होते हैं, और वो नमक काफी बड़ा बड़ा होता है, इतना बड़े बड़े पत्थर के जैसा होता है वो नमक, और ये वो कहते हैं कि ये हिमालयन पिंक सॉल्ट है। अभी आप क्लास ओवर होने के बाद एक बार गूगल करिएगा हिमालयन पिंक सॉल्ट, आप पाओगे कि हिमालयन पिंक सॉल्ट का जो है वो कॉस्ट 350, 400, 500 रुपए किलो, और अगर थोड़ा बहुत ब्रांडेड हो गया तो फिर तो जो है 1000-2000 रुपए किलो होगा वो। और नॉर्मल जो नमक होता है, नॉर्मल जो सॉल्ट होता है, आप देखिएगा 20-30 रुपीस का आपको केजी, हाफ केजी मिल जाएगा। 10 गुना से 20 गुना तक ज्यादा महंगा होता है हिमालयन पिंक सॉल्ट। नो डाउट कि ये पाकिस्तान के साइड मिलता है, मैं रिपीट कर देता हूं, इंडिया की साइड बहुत ज्यादा नहीं है फाइन प्रोडक्शन इसका, लेकिन पाकिस्तान के साइड है। ठीक। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहली चीज तो यह याद रखना कि यह एक अच्छा रिसोर्स है। ठीक। इसका उपयोग दो तरीके से करा जाता है। एक तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका ना डाइट में उपयोग होता है, भोजन में उपयोग होता है, और भोजन में कुछ खास तरीके से उपयोग होता है, मैं अभी बताता हूं आपको। और सेकंड है, एक थेरेपी में उपयोग करा जाता है जिसे कहा जाता है अरोमा थेरेपी। अब ये अरोमा थेरेपी क्या है तो सुनिए,
आप सभी ने लॉकडाउन के समय इस थेरेपी का नाम जरूर सुना होगा। फाइन। ये जो थेरेपी है इसमें क्या करा जाता है, कुछ चीजों को आपको स्मेल करने के लिए दिया जाता है, सूंघने के लिए दिया जाता है, ठीक, और इससे जो है उपचार करने का प्रयास होता है। मोटे मोटे तौर पर यही है, बाकी पद्धति तो काफी डिटेल में है। फाइन, तो आप उसके बारे में सर्च कर सकते हो, ठीक है। हाँ भाई, एक बच्चे ने लिखा अरे बाप रे इतना महंगा, तो हाँ भाई इतना महंगा। फाइन, तो इस सॉल्ट का उपयोग ना अरोमा थेरेपी में होता है। ब्रॉडर सेंस में कहूं तो कुछ चीजों को आपको स्मेल करने दिया जाता है और कहा जाता है इसको स्मेल करने से आपका स्वास्थ्य जो है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो अरोमा थेरेपी में जिसका उपयोग होता है हिमालयन पिंक सॉल्ट का, वो हिमालयन पिंक सॉल्ट जनरली, अच्छा, कोरोना काल में काफी फेमस हुआ था जब ना कुछ लोग इस थेरेपी को बहुत ज्यादा यूज करने लगे थे और वो इसके जो है वो एडिक्ट हो गए थे, मतलब वो लगातार इसका यूज कर रहे थे, ठीक, इस कारण भी ये थोड़ा फेमस हुआ था। और एक और चीज है दैट इसका उपयोग भोजन में भी होता है। क्या स्पेशल होता है इसमें, तो देखो एक चीज जेन्युइनली इसमें स्पेशल होती है जो इसको थोड़ा सा महंगा बनाती है, दैट अगर आप हिमालयन पिंक सॉल्ट से भोजन पकाते हैं तो सॉल्ट का आपके बॉडी में क्या कंट्रीब्यूशन होता है। फाइन, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैंने कहा कि सॉल्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है आपकी बॉडी में, क्या आपकी बॉडी को देता है सॉल्ट, तो आप देखो दैट एक बार आपने देखा होगा कि कहा जाता है भाई तेल मिर्च मसाला ज्यादा मत खाओ अदरवाइज आपका वेट बढ़ेगा। सुना है आपने ये? ज्यादा स्पाइसी फूड खाओगे, ज्यादा तेल मिर्च मसाला खाओगे तो इससे वेट बढ़ता है। अरे भाई, मसाले से वेट कैसे बढ़ सकता है? आप थोड़ा सा सोच कर देखिएगा, कॉमन लॉजिक लगाया करो, ठीक। एक सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ मसाले खा रहा है, थोड़ा सा उसमें ऑयल डाला उसने और वो मसाले खा रहा है, तो भाई उसे वेट कैसे बढ़ सकता है उसका? राइट बच्चे, वेट बढ़ेगा उसका। रीजन पता है क्या है? आप किसी भी स्पाइस को, किसी भी मसाले को जब कंज्यूम करते हो तो उसमें एक्सेसिव अमाउंट में नमक डालते हो। फाइन, आप बिना नमक के किसी खाने को जो है वो किसी मसाले को, बहुत ज्यादा मसालेदार खाने को जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, आपको टेस्टी भी नहीं लगेगा वो, तो उसमें डाला जाता है नमक। और जब आप उसमें नमक ऐड ऑन करते हो तो नमक की टेंडेंसी होती है, आप जितना ज्यादा नमक इंटेक करोगे बॉडी नमक के साथ पानी को रिटेन करती है। कुल मिला के अगर मैं कहूं तो बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को नमक बढ़ा देता है, मतलब आपके शरीर में पानी रुकेगा। और आपकी बॉडी में जो वेट सबसे ज्यादा होता है वो वेट पानी का होता है, रफली अराउंड 50% जो है वो पानी का वेट होता है। अब सोचिए कि अगर आप नमक ज्यादा खाओगे तो नमक खाने पर नमक आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ाएगा और वाटर रिटेंशन बढ़ाने से वेट व्यक्ति का कम नहीं होगा। तो जो लोग बेसिकली वेट लॉस करना चाहते हैं, मतलब जो चाहते हैं कि उनका वजन कम हो जाए, तो वजन कम करने के लिए वो नमक छोड़ते हैं, बट नमक छोड़ने पर उनका खाना टेस्टलेस हो जाता है। और इस कारण से उन्हें कहा जाता है कि भाई देखिए, अगर आपको जो है वो वेट लॉस करना है तो वेट लॉस की जर्नी में सबसे पहले आप नमक छोड़ दीजिए और हिमालयन पिंक सॉल्ट खाना स्टार्ट करिए, क्योंकि इसके लिए कहा जाता है कि हिमालयन पिंक सॉल्ट जो है वो बॉडी में वाटर रिटेंशन कम करता है, ये वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ाता नहीं है। कभी आप देखिएगा किसी व्यक्ति की स्किन, जिसके बॉडी में वेट ज्यादा हो, जैसे मैं स्वयं को भी मानता हूं कि मेरा वेट थोड़ा सा ज्यादा है, फाइन, तो आप देखिएगा, अब अभी तो संभव नहीं है, लेकिन एक सिंपल सी बात है, जिस व्यक्ति का वेट ज्यादा होता है ना, उसकी स्किन के नीचे फैट की एक लेयर होती है, जिसे कहते हैं कि स्किन काफी मोटी होती है, ठीक। ये स्किन मोटी क्यों है? क्योंकि इसके नीचे वाटर ज्यादा है, पानी ज्यादा है, पानी की लेयरिंग ज्यादा है। अगर आपने देखा होगा जो व्यक्ति बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, तो बॉडी बिल्डिंग में शरीर का प्रदर्शन करा जाता है, बढ़िया जो है वो बाइसेप ट्राइसेप दिखाए जाते हैं, और उसमें स्किन जितनी मोटी होगी ना, बॉडी की कटिंग उतनी कम दिखेगी। इसलिए उनका ट्रेनर उनसे कह देता है कि देखो भाई, जब आप जो है वो पोजिंग का समय आए, मतलब आप जब स्टेज पे जाने वाले हो, उसके 3-4 दिन पहले से नमक खाना बंद कर देना, जिससे आपकी बॉडी के अंदर से वाटर है वो डिस्चार्ज होता रहे, ज्यादा रिटेंशन ना हो पानी का। और इसलिए कहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग वगैरह ये सब जो है वो काफी रिग्रेस हो जाता है, एक टाइम पे जाकर ये जो है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना दैट हिमालयन पिंक सॉल्ट एक सामान्यतः भोजन में जो उपयोग होता है उसका रीजन है, ये बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को उतना इंक्रीज नहीं करता जितना जो है वो सामान्य नमक करता है। बट सर आप तो ऐसा, अरे नहीं, मतलब थोड़ा, मतलब मुझे अपने आप में लगता है, मतलब ऐसा एकदम ज्यादा भी वेट नहीं है, बट मुझे अपने आप में लगता है कि ऐसा 2-4-5 किलो और कम होता तो ज्यादा बेटर होता, बट इट्स अ फाइन थिंग, मतलब चलता है भाई। तो हिमालयन पिंक सॉल्ट का एक इंपॉर्टेंस तो ये हो गया।
सर, और सिंगापुर और हांगकांग में भारत के ब्रांड के मसालों को बैन किया गया है। उनका मानना था कि इन मसालों में कुछ केमिकल मिला है, कैंसर का डर। हाँ बच्चे, वैसे ना कंचन कुमारी जी, अभी इसके पहले ना इस पे मैंने एक वीडियो भी करा था, शायद हमारे चैनल पे दूसरे टीचर्स ने भी इस पर जो है वीडियो करा था, आप देखिएगा, उसके पीछे का आपको प्रॉपर रीजन भी मिल जाएगा। बट अभी मैं उस तरफ स्पाइसेस की तरफ जा नहीं रहा हूँ। अदरवाइज फिर हम स्पाइसेस, अच्छा अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाओगे ना इस सीरीज में, तो मैं आगे जाके इसमें एग्रीकल्चर भी कवर करूंगा। आप देखिएगा एग्रीकल्चर में ट्रिमेंडस थिंग्स हैं। इंडिया का ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा, इंडिया की एक क्रॉप आएगी। मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया की कौन सी क्रॉप को जो है कहा जाता है कि इंडिया का फ्यूचर बदल सकती है। ठीक, एक क्रॉप है, एक फसल है, एक उत्पाद है, जूट कहा जाता है जिसे। जूट जो है वो इंडिया की इकोनॉमी को बूम कर सकता है, क्योंकि इंडिया जूट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। 50% वर्ल्ड का जूट हमारे पास है। और दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है प्रदूषण से, और प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है प्लास्टिक से, और प्लास्टिक सबसे ज्यादा वेस्ट के फॉर्म में निकलता है पैकेजिंग इंडस्ट्री से। मतलब किसी भी चीज को पैक करके यहां से वहां ले जाना। पैकेजिंग इंडस्ट्री में सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे ज्यादा उपयोग होता है। मतलब एक बार उस प्लास्टिक का उपयोग करा, उसके बाद उसे फेंक दिया। ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है ना बच्चों, ये सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड द ट्रेमेंडस थिंग इज, भारत में मिलता है जूट, और जूट जो है वो सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से रिप्लेस कर सकता है। इवन मैं आपको बताऊंगा कि जूट से क्लोथिंग बन सकती है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस किसी कपड़े को कोई व्यक्ति हर लैंग्वेज में जानता है तो वो है डेनिम, जीन्स। और जीन्स की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि वो मोटा कपड़ा है। और देखिएगा कि भारत का जो जूट है ये डेनिम को तक रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि इससे बना हुआ क्लोथ भी काफी मोटा होता है। जूट, अगर आप लोग अंदाज नहीं लगा पा रहे हो तो आपने बचपन में बोरियां देखी होंगी, येलो कलर की बोरियां होती थी, वो बोरी जो है वो जूट की बनी होती थी। पैकेजिंग इंडस्ट्री को पूरी तरह से, जिसे कहते हैं ना रिवॉल्यूशनरी चेंज, क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है जूट। हम ये सारी चर्चा जो है वो कृषि वाले सेक्शन में करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा जो है वो सीरीज में अपना ध्यान लगाइएगा, इस सीरीज को ठीक से कवर करिएगा। अगर ये सीरीज आगे तक कंटिन्यू होती है तो डेफिनेटली आई विल कवर द टॉपिक्स जो कि आपने ज्यादा ऐसा यूट्यूब में उतना डिटेल में पढ़े नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अब वापस आते हैं। एक तो इसका आर्थिक महत्व में हिमालयन पिंक सॉल्ट हो गया, हमारा जो वो है क्या बोलते हैं टेक्सॉल है, ये हो गया, साथ में हमारा तेल हो गया। ठीक, अब जरा आइए मैं आपको इसका एक दूसरा महत्व बताता हूं। ठीक, जरा ध्यान से सुनना। इसका एक महत्व है हिमालय का जलवायुवीय महत्व। सभी लोग अब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा। जलवायु के परिप्रेक्ष्य में, जलवायु के संबंध में बच्चों जल्दी से मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। टेल मी अ वर्ड, टेल मी अ थिंग। ध्यान से बताइएगा, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं। बच्चों जल्दी से बताएं, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है या शीतोष्णकटिबंधीय देश है? टेल मी दैट इंडिया इज अ ट्रॉपिकल नेशन और अ टेम्परेट नेशन। भारत उष्णकटिबंधीय देश है या शीतोष्णकटिबंधीय देश है? जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, भारत कैसा देश है, उष्णकटिबंधीय या शीतोष्णकटिबंधीय? जल्दी से बताएं, उष्णकटिबंधीय या शीतोष्णकटिबंधीय? और एक बात देखो यार, आप लोग ट्राई करा करो कि आप लोग जब मैं मैप ड्रॉ करूं तो ध्यान से उसे देखें, और देखने के बाद इसे मिमिक करने का प्रयास करें। यह याद रखना कि आपका सिलेक्शन आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा, और एक अच्छा आंसर वही है जो रिप्रेजेंटेबल हो। और रिप्रेजेंटेबल का मतलब है आपको अच्छे से फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैप ये सारे बनाने आना चाहिए। और अगर आपको इसे सीखना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मिमिक करो। देखो जो मैं बना रहा हूं, आप यहां देखिए, ये मैंने ड्रॉ करा। अरे भाई इसी को तो माइंड मैप कहते हैं। ये मैं आपके सामने ही तो प्लॉट कर रहा हूं। जस्ट इसे कॉपी कर लीजिए, एज इट इज इसे अपनी कॉपी पर बना लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेलीग्राम पर अवेलेबल है। टेलीग्राम से जाकर इसे डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद सामने रखो, और सामने रख के उसे अपनी कॉपी पर बनाओ। ऐसे कैसे नहीं सीखोगे? एकदम हारी हुई मानसिकता से मत रहो कि भाई सर मुझसे तो बनता ही नहीं है। आप बना रहे हो, आपसे तो आसानी से बन जाता है एक स्ट्रोक में मैप, फाइन, हमसे नहीं बन रहा है। अरे भाई आप ट्राई भी नहीं कर रहे हो। मैं लिख कर देता हूं, अगर कोई स्टूडेंट जो है वो एक 100 पेज की कॉपी ले ले, 100 पेजेस की एक कॉपी ले, और उस पूरे के पूरे 100 पेजेस में 100 बार मैप बना लीजिए। मैं तो इवन क्लास में कहता हूं कि कोई बच्चा अगर ऐसा है जिसने कॉपी में 100 बार पूरे ध्यान से अच्छा मैप बनाने का प्रयास करा है और उसका मैप ठीक से नहीं बनाए, तो उसके बाद उसका मैप मैं बना दिया करूंगा भाई कॉपी पर।
ठीक है, तो इसको ध्यान रखो कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 100 बार प्रैक्टिस करो और 100 बार प्रैक्टिस के बाद भी वो मैप आपसे ना बने। ठीक है, चलेगा। टेलीग्राम आईडी क्या है बच्चे? मैंने अभी बताया, यह है भाई टेलीग्राम आईडी। ठीक है, दिस इज टेलीग्राम आईडी। और जो ऑप्शन वाले बच्चे हैं वो भी इस पर जो है वो ऐड ऑन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब कई लोग पूछते हैं सर जीएस के लिए अलग चैनल है क्या? अरे नहीं भाई, वही चैनल है। आइए देखिए, यह है इंडिया, और आई थिंक आप सभी का उत्तर यही था कि भारत एक जो है उष्णकटिबंधीय देश है। जरा यहां देखो, यह कर्क रेखा है। ठीक, दिस इज कर्क रेखा, इंग्लिश में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट? इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। अब एक बात बताओ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे का एरिया उष्णकटिबंध होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का एरिया शीतोष्णकटिबंध होता है। अब एक सिंपल सी बात है दैट नो डाउट कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, बट यह भी परफेक्ट है कि कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में नहीं बांटती है। कर्क रेखा से ऊपर आने वाला क्षेत्र भारत का, यह क्षेत्र का आकार नीचे आने वाले क्षेत्र से दोगुना है, अर्थात यह 2 गुना आकार का है। कौन सा क्षेत्र? जो कर्क रेखा के ऊपर आता है, अर्थात ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है इसे होना चाहिए शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इसे टेम्परेट एरिया होना चाहिए। बच्चों ध्यान से सुनिए, ये टेम्परेट जोन होना चाहिए। पर क्या आप मुझे बता सकते हैं, कैन एनीवन टेल मी, कि ये जो क्षेत्र है, जो टेम्परेट एरिया है, हम फिर भी इसे शीतोष्ण कटिबंध क्यों नहीं कहते? Why don't we used to call it a temperate area? क्यों नहीं हम इसे जो है वो शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं? तो इसका मेन रीजन है हिमालय। याद रखिए कि भारत का यह एरिया जिसका आकार दुगना है, यह आकार आता तो शीतोष्ण कटिबंध में ही है, पर यह है उष्ण कटिबंधीय एरिया। इसका रीजन इज हिमालय। यहां मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हिमालय जो है वो क्या कंट्रीब्यूट करता है? हिमालय भारत में जलवायु विभाजक है। केवल लिख रहा था वायु, यहां आएगा जलवायु। जलवायु विभाजक का कार्य करता है, यह क्लाइमेट डिवाइड करता है। फाइन, कैसे क्लाइमेट डिवाइड करता है? तो मेरी बात को जरा दिल और दिमाग में ठीक से सेटल डाउन कर लीजिएगा। मैं क्या कह रहा हूं जरा ध्यान से सुनना, ओके? अगर भारत में हिमालय ना होता, अगर इस एरिया में हिमालय ना होता तो आप क्या देखते? तो देखिए जरा, एक तो पहले डायग्राम ठीक से बना लेना, ओके? ये है प्लेन, ये है वो एरिया, और इस एरिया में आप देखोगे एक तरफ पर, पहली चीज इस डायग्राम को फॉलो करें, ये है ग्रेटर हिमालयाज, ये है मिडिल हिमालय, ये है शिवालिक एरिया। ठीक, डायग्राम इज कंपलसरी, ओके? और इसके पश्चात यहां से आपको दिखाई देगा ये है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। ठीक, तो उस तरफ हमें हमारा प्रायद्वीपीय भारत दिखेगा। और आइए जरा इसे फिलअप कर दें। ठीक, देखो ध्यान से आप लोग जो है वो शेडिंग कर लिया करें। शेडिंग करना ही दिखाता है कि आपका जो आंसर है, आपका जो डायग्राम है, ये डायग्राम कौन सा व्यू है। ठीक है, मतलब ये टॉप व्यू है या साइड व्यू है, मतलब आप डायग्राम को किस तरफ से दिखा रहे हैं, साइड से दिखा रहे हैं या टॉप से दिखा रहे हैं। तो ये दिखाता है प्रोफेशनल अप्रोच फॉर सब्जेक्ट, मतलब दिखना चाहिए एग्जामिनर को कि वो जिसकी कॉपी चेक कर रहा है वो स्टूडेंट प्रोफेशनली एग्जाम की तैयारी करता है। ठीक, तो अब जरा देखो, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे फिलअप कर लूं जल्दी से, और आप लोग भी इसे फिलअप करते जाइएगा। सो ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, इस पोर्शन को कहा जाता है प्रायद्वीपीय भारत। मैं यहां नीचे लिख देता हूं, यहीं लिख देते हैं प्रायद्वीपीय भारत। और ये जो सेक्शन आप देख रहे हो, ये है हिमालयास। अब जरा ध्यान से देखना, आप क्या पाते हो? आप पाते हो कि भारत में जो वर्षा है, वो वर्षा कराने वाली पवनें कौन सी हैं? भारत में वर्षा कराने वाली पवनें हैं, अभी से कुछ समय बाद हम भारत की जलवायु देखेंगे। तो भारत में वर्षा कराने वाली पवनें हैं साउथ वेस्टर्न मानसून की विंड, दक्षिण पश्चिम मानसून की पवनें।
और ये पवने कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखना, ओके, यहां जाओ, ये है प्रायद्वीपीय भारत, ये है हिमालय, और अब देखना यहां से आती है साउथ वेस्टर्न मानसून की विंड, और डियर ये साउथ वेस्टर्न मानसून की विंड भारत में आती हैं और आने के पश्चात ये हिमालय से टकराती हैं। हिमालय की हाइट ज्यादा होने के कारण ये विंड हिमालय पार नहीं कर पाती, हिमालय के सहारे ये ऊपर उठना स्टार्ट करती हैं, और जैसे जैसे ये ऊपर उठती हैं हाइट बढ़ने के साथ ही तापमान कम होता है, और तापमान कम होने के साथ ही मेघों का निर्माण होता है, और मेघ के निर्माण होने के पश्चात यहां होने लगती है वर्षा। अर्थात दक्षिण पश्चिम मॉनसून, अगर हिमालय ना होता तो हिमालय की अनुपस्थिति में यह मॉनसून सीधा का सीधा भारत से बाहर निकल जाता और भारत में कोई वर्षा नहीं होती। भारत में वर्षा हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि साउथ वेस्टर्न मॉनसून जो है वो चलते हुए भारत में प्रवेश करता है, और भारत में प्रवेश करने के पश्चात ये जो है वो हिमालयन रीजन से टकराता है, और हिमालयन रीजन से टकराने के पश्चात ये मॉनसून इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बाहर नहीं जाता, पवनें यहीं रुक जाती हैं और भारत में वर्षा होती है। इसे कहते हैं साउथ वेस्टर्न मॉनसून, इसे दक्षिण पश्चिम मॉनसून कहा जाता है, और यह मॉनसून हमारे यहां बारिश कराने के लिए जिम्मेदार है। अब इमेजिन करें हिमालय ना होता तो यह मॉनसून कहां जाता, यह सीधा ट्रेवल करते हुए चाइना की तरफ मूव कर जाता, और चाइना में कुल्लू शान, टिएन शान, नान शान, अल्तुन शान अर्थात शान माउंटेन्स के आसपास जो है यह पूरे क्षेत्र में वर्षा कराता। इसका मतलब है भारत में बारिश नहीं होती, और भारत में बारिश नहीं होती तो याद रखिए इस कंडीशन में इंडिया विल बी अ हॉट डेजर्ट ड्यूरिंग समर्स। हम गर्मी के समय जो है ग्रीष्म ऋतु में हम होते गर्म मरुस्थल। क्यों? क्योंकि बारिश ही नहीं होती। फाइन, तो यहां लिख लीजिए कि अगर हिमालय ना होता तो हम होते गर्म मरुस्थलीय भूमि। लेकिन बच्चों कहानी इतनी ही नहीं है, ध्यान से सुनना, स्टोरी बच्चों सिर्फ इतनी नहीं है। क्यों? क्योंकि कहानी में एक दूसरा ट्विस्ट भी है। क्या ट्विस्ट है? तो ध्यान से सुनो। हिमालय यहां पर है, बारिश हो रही है, परफेक्ट, बट हिमालय के जरा पीछे देखो, हिमालय के पीछे देखोगे तो यहां से चलती हुई आती हैं ध्रुवीय पवनें, और मैं मानकर चल रहा हूं बच्चों कि आपने इसके बारे में पढ़ रखा है। इन पवनों को क्या कहा जाता है? इन पवनों को कहा जाता है ध्रुवीय प्रघात या ध्रुवीय पवनें। सीधा सीधा लिख देता हूं मैं, ध्रुवीय पवनें। जो बच्चे ऑप्शनल के होंगे याद रखें, ऑप्शनल में हमें से ध्रुवीय प्रघात कहते हैं, पोलर हिट कहते हैं, और ये याद रखना पोलर हिट बहुत जोर से होता है। ध्रुवीय क्षेत्र जो है ठंड के समय, आई थिंक आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो ऐसा थोड़ा सा जान लीजिए दैट दिस इज अर्थ, ये पृथ्वी है। पृथ्वी में यहां पर मान लीजिए एक महाद्वीप है, बाई चांस यहां पर हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक, ये हमारा जो है वो साउथ ईस्ट एशिया का जो है रीजन है, और यहां से हमें जो है वो अरब का एरिया, फिर यहां से ऐसे अफ्रीकन पोर्शन दिखता है, ठीक, ये अफ्रीका का एरिया है, ये एशिया का प्लेस है। बस एक रफली मैप बना लेते हैं, ठीक। तो इमेजिन करो कि जब कभी विंटर्स आते हैं तो विंटर्स के आने पर बच्चों ये जो आपको पवनें दिखती है ना, ये ध्रुवीय पवनें हैं। विंटर्स आए इसका मतलब है जो आईटीसीजेड की बेल्ट है वो ऐसे नीचे आ गई है, ये आईटीसीजेड है, ठीक। आईटीसीजेड की बेल्ट का नीचे आना मतलब भूमध्य रेखा के ऊपर तापमान का कम हो जाना, और कम हुआ नहीं कि ध्रुवीय क्षेत्र से जो ध्रुवीय पवनें हैं ये मैसिवली नीचे आती हैं, और हर एक कॉन्टिनेंट में ये होता है, ईच एंड एवरी कॉन्टिनेंट में। आप यूएसए को देखिए, यूएसए के एरिया में एक बड़ा पोर्शन आपको इसका दिखाई देगा जो उष्णकटिबंधों के आसपास भी आता है, पर यूएसए में सारे लोग आपको जो है वो कोल्ड बर्न स्किन के दिखाई देंगे। कोल्ड बर्न स्किन का मतलब जानते हैं? ऐसी स्किन जिसमें जो है वो ठंडक होने के कारण अफेक्ट आया हो। यह दिखाता है कि यूएसए में हिमपात पर्याप्त रूप से होता है, जबकि इसका एक बड़ा एरिया उष्णकटिबंधों के पास भी आता है। क्या रीजन है इसका? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि वहां ध्रुवीय पवनों के सापेक्ष इस प्रकार से हमें कोई पर्वत दिखाई नहीं देता। जरा ध्यान दीजिएगा, यह जो कंडीशन है यहां आप देखेंगे तो यह है उत्तरी अमेरिका का पोर्शन। जस्ट अ सेकेंड,
फाइन, ये मध्य अमेरिका है, ये आपको पोर्शन दिखाई देगा कैनेडियन शील्ड का, और कैनेडियन शील्ड से चलते हुए जो है यहां आ जाइए। ओके, अरे भाई इसे साइड कर दिया जाए जरा। फाइन, कैनेडियन शील्ड से जरा चलते हुए यहां आ जाइए। कहां आपको इस पोर्शन में दिखाई पड़ता है रॉकीज पर्वत, ठीक, तो आपको इस पोर्शन में दिख रहा है रॉकीज माउंटेन, राइट। अब देखिए जरा, ध्रुवीय पवनें जब यहां से चलती हैं, ठीक, तो ध्रुवीय पवनें चलते समय आप पाओगे कि इस पूरे रीजन में इस तरीके से मूव करती रहती हैं, और इस कारण से पूरे एरिया में ये जो है तापमान को गिरा देती हैं। यानी कि ठंड आया नहीं कि नॉर्थ अमेरिका में जो है वो मैसिव पोलर हिट देखने को मिलता है, ध्रुवों से हवाओं का सीधा सीधा प्रघात देखने को मिलता है। ऑप्शनल के बच्चे इसे ध्यान से लिख लीजिएगा, और इसका पूरे एरिया की जियोपॉलिटिक्स के साथ कनेक्शन है। पोलर हिट होने पर, ध्रुवीय क्षेत्रों से पवनें आने पर यहां पर टेम्परेचर गिरता है, टेम्परेचर गिरने के कारण यहां पर एग्रीकल्चर पे अफेक्ट आता है। यही रीजन है कि आपको अमेरिका में जो है वो हाइयर क्रॉप प्रोडक्शन दिखने के बाद भी वो देश जो है वो मीट ईटिंग नेशन दिखाई देगा। अमेरिका में पर्याप्त रूप से तापमान हाई रहता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है, बट फिर भी उनके कल्चर में आपको जो है वो फाइन, कोई भी प्रयास आपको नहीं दिखाई देगा कि अमेरिका में फूड इंडस्ट्री जो है वो वेजिटेरियनिज्म की तरफ आगे बढ़े। कल्चर इतना मीट पर बेस्ड क्यों है? कल्चर मीट पर बेस्ड इसलिए है क्योंकि यहां पर ध्रुवीय पवनें ज्यादा आती हैं। ध्रुवीय पवनें आने के कारण यहां पर जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स का बॉडी साइज बड़ा होता है। एनिमल्स का बॉडी साइज बड़ा होने पर जो पर्सन है वो कल्चरली जो मीट है उसकी तरफ ज्यादा टिल्ट होगा। वाई? बिकॉज उसके पास बड़े एनिमल्स हैं जिन्हें कट कर कर फूड के फॉर्म में कंज्यूम करा जा सकता है। जबकि अगर थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर हाई होने पर मवेशी का आकार छोटा होता है, और जब मवेशी का आकार छोटा होता है तो बेसिकली वो पर्सन जो है उसे मिल्क कंज्यूम करने के लिए ज्यादा यूज करता है। और एक बात मैं आपको बताता हूं कि जब यहां पर इस टाइप के पोलर विंड आती हैं तो साल में लगभग 4-5 महीने कोई क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो सकता। हां, जब ये ध्रुवीय पवनें चली जाएंगी तब हो सकता है, लेकिन जब ये आ रही हो तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होगा, तो उस समय के लिए वो मीट पर आधारित होगा। सो देखो, सिर्फ और सिर्फ एक एरिया में माउंटेन की लोकेशन के कारण आपको उस एरिया का पूरा कल्चर अलग दिखाई देगा। कल्चर में मीट ज्यादा दिखेगा, बिकॉज साल में 3 महीने 4 महीने आप क्रॉपिंग उतनी अच्छी नहीं कर सकते हो, राइट। और इसी का दूसरा जीएस का पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताऊं तो देखिएगा, इधर से जो है एक पवन चलना स्टार्ट होती है। इस पवन को कहते हैं चिनूक, और देखना यूएसए में चिनूक को काफी ज्यादा प्राउडली शो करा जाता है। ये होता है चिनूक विंड, फाइन। इसे ना हिमबख्शी, स्नो ईटर भी कहते हैं, हिमबख्शी पवन या स्नो ईटर भी कहते हैं। यूएसए में जब वेदर फोरकास्ट होता है ना बच्चों, तो वहां ना इस प्रकार से बताया जाता है कि सुनो भाई, बिल्कुल टेंशन मत लेना, हिम्मत बांधे रहना, चिनूक आ रही है, 3 दिन में चिनूक जो है आपके शहर तक पहुंच जाएगी। क्योंकि ध्रुवों से चलती है पवन, और पवन यहां तक पहुंचने पर तापमान एकदम गिरा देती है। और जब ये तापमान गिरा देती है तो यूएसए और कनाडा में 15-15 फीट तक का स्नोफॉल होता है कई जगह। और फिर वो जो है वो वेस्टर्न मीडिया इसे जो है वो बोलना स्टार्ट करता है कि जस्ट वेट, होल्ड, 4 दिन रुको, चिनूक पहुंच रही है। और जैसे ही चिनूक पहुंचती है, डियर 1 दिन के अंदर जो क्षेत्र है उसका तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। सडनली वहां का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा डियर स्नो मेल्ट हो जाएगी, और पर्सन को जो है रिलैक्सिंग फील होने लगेगा। एंड दैट इज व्हाई यू विल फाइंड दिस विंड इज कॉल्ड एज स्नो ईटर। और यही हाल जो है आपको सेम मिलेगा कहां? यूरोप में। आप यूरोप में भी देखिएगा, जरा मैं इसे हटाऊं, आप यूरोप में भी देखिएगा, ये जो विंड आती है यहां से, देखिए दिस इज यूरोप। इधर पे आपको दिखाई देगा, ठीक, यहां आपको दिखाई देगा एल्प्स, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, इसे दूसरे कलर से ड्रॉ कर दूं। यहां आपको दिखाई देगा एल्प्स, ठीक। और फिर से सेम कंडीशन, ध्रुवों से पवन चलती हुई आती है। ध्रुवों से पवन जहां जहां से होकर आती है, देखिए वहां पर आपको जो है वो उतना हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं दिखता। पर्सन इज बेस्ड अपॉन मीट, पर्सन मीट पर बेस्ड होगा। आपको वाइन कल्चर दिखाई देगा। क्यों वाइन कल्चर? तो देखो, अमेरिका तो फिर भी थोड़ा सा नीचे आता है,
पर यहां पर क्या है, यहां पर लोग जो है वो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तक रह रहे हैं, एकदम ठंडे प्रदेश में रह रहे हैं। अब इतना ठंडा प्रदेश, पोलर हिट, टेम्परेचर डाउन, पर्सन यूज टू कंज्यूम वाइन, वो वाइन कंज्यूम करेगा। उसका रिलीजन सेज कि आप वाइन कंज्यूम कर सकते हो, जबकि एक ब्रांच आपको रिलीजन की दिखाई देगी, इस्लाम, दे सेज डू नॉट कंज्यूम वाइन। अगर आपने वाइन कंज्यूम करा तो आप इस्लाम के फॉलोवर नहीं हो। रीजन क्या है, सिंपल सा है। द थिंग इज, वो रिलीजन जो है वो बिलोंग करता है उस एरिया से जिस एरिया में एवरेज एनुअल टेम्परेचर हाई है। एवरेज एनुअल टेम्परेचर हाई, तो पर्सन अगर जो है वो वाइन कंज्यूम करेगा, लीवर बाहर आ जाएगा उसका। सेकेंड थिंग, एक पार्ट आपको दिखाई देगा इधर का, इधर पे जो है वो इसके रिलीजन में, क्रिश्चियनिटी में दे सेज कि जीसस को वाइन चढ़ाई जाएगी। क्यों वाइन चढ़ाई जाएगी? बिकॉज देखिए इस एरिया में पोलर इंपैक्ट दिखेगा। पोलर इंपैक्ट के कारण यहां पर टेम्परेचर डाउन है। अगर पर्सन जो है वाइन कंज्यूम नहीं करता तो उसके पास कोई और सहारा भी नहीं है जीवित रहने का, वो फूड कुक करेगा वाइन डाल के, ठीक। और इवन मैं आपको बताऊं तो इधर पे पोलर हीट है, साथ ही जैसे यहां पर चिनूक आती है, यहां पर भी जो है वो आपको स्थानीय पवन के रूप में फॉन दिखाई देती है। फाइन, यहां आपको फॉन दिखाई देगी, ये फिर यहां पर टेम्परेचर को बढ़ाएगी। और ऐसे ही यहां पर जो है वो इस तरीके से वेस्टर्ली चलती है। खैर अब इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं दैट मतलब यहां से जो विंड आती है ना, ये विंड यूरोप में चमत्कार कर देती है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब मैं अभी इस टॉपिक पर नहीं हूं इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अदरवाइज आपको लगेगा सर आप टॉपिक से भटक गए हो। अदरवाइज यूरोप इज अ एरिया जहां आपको बहुत अलग चीजें दिखाई देती हैं, ठीक। यहां पर आपको पौधों में फूल ज्यादा दिखते हैं। आप देखिएगा कभी शेक्सपियर की कविताएं सुनेंगे आप, तो आपको दिखाई देगा कि पुष्पों की बहुत चर्चा है। क्यों चर्चा है? क्योंकि इधर पे जो है वो सर्दियों में बारिश होती है, विंटर्स रेनफॉल होता है। यहां के विंटर्स को लेदर विंटर कहते हैं। लेदर विंटर का मतलब जानते हैं आप? ऐसा विंटर जिसको, ऐसी ठंड जिसे दूर करने के लिए आपको चमड़े के जैकेट वगैरह पहनने पड़ेंगे। भारत के विंटर को हम वुलन विंटर कहते हैं। क्यों वुलन विंटर कहते हैं? क्योंकि डियर हमारा जो विंटर है, इस विंटर में आपको ठंडी दूर करने के लिए वुलन के कपड़े पर्याप्त होंगे, पर यहां पर्याप्त नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि विंटर्स के समय पोलर विंड भी चलती है और साथ में यहां पर जो विंड आती है ये बारिश भी कराती है। अब बारिश में आपने वुलन कपड़ा पहना, ठंड का कपड़ा पहना, तो वो गीला होगा और भारी हो जाएगा और पर्सन की डेथ होना तय है, क्योंकि यहां से पोलर इंपैक्ट भी है। तो इसलिए वो चमड़े के कपड़े पहनेगा। कारण सिंपल सा है, बारिश होगी, चमड़ा बाहर से गीला हो जाएगा, अंदर से फिर भी सूखा है, पहली चीज। दूसरी और इंपॉर्टेंट थिंग, आप पाओगे कि जो विंड आती है ना, ये यहां पे बारिश कराती है, लेकिन बारिश हो रही है ठंड में, और ठंड पूरे समय रहेगी नहीं। इस कारण से यहां रेनफॉल कम होता है। रेनफॉल कम होता है तो पौधों का आकार छोटा होता है, और हर पौधा, हर जीव ये चाहता है कि वो अपने समान जीव को, अपने समान पौधे को जन्म दे। इसीलिए वो पौधा जो फल नहीं बना सकता शॉर्टर ग्रोइंग सीजन के कारण, वो जो है वो पुष्प बनाता है, ताकि उस पे इंसेक्ट आए, परागण हो, यानी कि पॉलिनेशन हो, और क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू उसका जो बीज है वो एक प्लांट के रूप में ग्रो हो जाए। तो जब कभी उगने का समय कम होगा, ग्रोइंग सीजन शॉर्टर होगा, उस एरिया में जो पौधे हैं उनमें पुष्प लगेंगे, ना कि फल। इसलिए आप देखोगे कि भारत में एकदम पुराने जो कवि है ना, बहुत ज्यादा पुष्प की, मतलब इक्का दुक्का अपवाद हर जगह है, बट एक जनरल सेंस में देखोगे तो भारतीय मुख्य धारा के कवि बहुत ज्यादा एकदम पुष्प पुष्प की बात नहीं करते, प्राचीन समय के, पुराने टाइम के। जबकि यूरोप में बहुत चर्चा होती है। यूरोप के कंपैरिजन में तो भारत में फिर भी थोड़ा कम ही रहता है, फ्लावर आर देना वगैरह ये सब जो है वो यूरोप का थोड़ा ज्यादा कल्चर है। और इसका कारण सिंपल सा है, यूरोप में जो वेजिटेशन है वो लोकल विंड से काफी प्रभावित है, इसलिए उनके पौधों का आकार छोटा होता है, उसमें पुष्प ज्यादा होते हैं, और फ्लावर्स उसमें ज्यादा जो है वो उपस्थित दिखाई देते हैं। और सेकंड थिंग है, जो बड़े वृक्ष हो भी जाएंगे उनका आकार जो है वो छोटा रहेगा, ठीक। यूरोप में आपको बहुत ऊंचे आकार के वृक्ष नहीं दिखेंगे। आपको यूरोप में जो वृक्ष दिखेंगे भी, पेड़ दिखेंगे भी, उनका आकार बच्चों कम होगा, छोटा होगा, ठीक। और आपने देखा होगा छोटे आकार के पेड़ और साथ में आपको यह कंडीशन दिखेगी, देखेगा, जस्ट अ सेकेंड, यह आपको कंडीशन दिखेगी, यह वृक्ष है, ठीक। और इस वृक्ष में ऐसे आपको सर्किल्स दिखेंगे, और ये जो बाहर वाला पोर्शन है ना, इसे कहते हैं कॉर्क, ठीक।
ये जो कॉर्क है ये छाल है इस पेड़ की। और ये छाल क्यों है इसमें? क्योंकि जब ये उगता है, जब इसमें ग्रोइंग सीजन होता है तो आसपास विंटर्स होते हैं और विंटर्स में बारिश होती है, तो अपने आप को बचाने के लिए पेड़ ने यहां कवच बना रखा है। और जब ये पौधा, जब ये पेड़ अपना फल बनाता है ना, तो आप देखिए अपने फल के ऊपर जो है एक कवरिंग चढ़ाकर रखता है, और एक ऐसी कवरिंग चढ़ाकर रखता है जो काफी थिक होती है और उस कवरिंग के अंदर हवा भरी होती है, जिससे उसके अंदर का जो फल है वो ठंड के कारण जमकर नष्ट ना हो जाए। और डियर, यहां का जो फल है ना वो अंदर जूसी होता है, बाहर से लेदरी होता है। मैं संतरे की बात कर रहा हूं। कभी आप संतरे को छील कर देखना, उसका छिलका आप दबाएंगे तो उसके अंदर काफी हवा भरी होती है, और ये जो छिलका है ना, ये कवर के फॉर्म में उस फल को प्रोटेक्शन देता है विंटर से। और यहां पर फल हमेशा नहीं आएंगे, तो पर्सन जो है वो फल निकालेगा। जितने भी खट्टे फल हैं वो सारे इधर से आते हैं, फाइन। और ये जो खट्टे फल आपको दिखाई देते हैं, संतरा, नींबू एंड ऑल दैट टाइप ऑफ स्टफ, ये सब कुछ जो आपको इधर दिखता है डियर, ये सबका जूस निकालते हैं, और जूस निकाल के उसको फर्मेंट करते हैं, फर्मेंट करके वाइन बनाते हैं, और वाइन को फिर कंज्यूम करते हैं, फाइन। तो देखिए, खट्टे फलों का देश, फूलों का देश, वाइन का कल्चरल इंपॉर्टेंस। चैंटी, शेरी, शैंपेन, पोर्ट वाइन, ये सारे वाइन के नाम है, सब नाम लिख लीजिएगा, फाइन। शैंपेन फ्रांस, चैंटी शेरी इटली, पोर्ट वाइन स्पेन, ये सारे एक तो वाइन के नाम लिख लेना, ये बायोम वाले सेक्शन में काम आएगा। जब आप मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ बायोम या भूमध्य सागरीय बायोम देखोगे तो वहां काम आएगा। जो ऑप्शनल के बच्चे हो ध्यान से इसे नोट डाउन कर लेना, बिकॉज ऑप्शनल में बायोम और भी ज्यादा एक्सटेंसिवली पूछा जाता है, ठीक। तो आपको जो है वो पोर्ट वाइन स्पेन में मिलती है, शैंपेन फ्रांस में मिलती है, चैंटी शेरी ये इटली के आसपास के क्षेत्र में मिलने वाली वाइन है। ये सारी वाइन्स जो है वो यहाँ के सिट्रस फ्रूट्स अर्थात खट्टे फलों से बनती है, और ये जो खट्टे फल हैं वो इस टाइप के क्लाइमेट में ग्रो होते हैं, ठंडे क्लाइमेट में ग्रो होते हैं, और वो भी तब जब वहां पर ठंड में बारिश हो रही हो, ठीक। भूमध्य सागरीय जलवायु, और इस जलवायु में सबसे बड़ा इंपैक्ट किसका है? इन ध्रुवीय पवनों का। अब जरा वापस आओ, यह है हमारा ग्रेट हिमालय, जरा ध्यान से देखिएगा, यह है हमारा ग्रेट हिमालय। और डियर, इन सारे ही महाद्वीपों के पास जो नहीं है वो इंडिया के पास है। और क्या है इंडिया के पास? द रियलिटी इज वी हैव ग्रेट हिमालयाज। मेक इट श्योर कि ध्रुवीय क्षेत्रों से जो ध्रुवीय पवनें आती हैं, ये पवनें इवन कुनलुन शान, टिएन शान, इन पर्वतों को तक हिमाच्छादित कर देती है और आगे बढ़ जाती है, रशिया से होते हुए मंगोलिया वाले पोर्शन में, और इस पूरे ही क्षेत्र में, पूरी बेल्ट में बारिश कराते हुए आती है। बट द ग्रेटेस्ट थिंग इज, ये पवन आती हैं पर ये पवन 2 जन्म हिमालय पार नहीं कर पाती, और ये हिमालय की तलहटी में आकर जो है इस प्रकार से यहां ध्वस्त होकर समाप्त हो जाती हैं। हिमालय का ये पूरा भाग जो है वो हिमाच्छादित हो जाता है, ये पूरा पोर्शन जो है वो हिम से ढक जाता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इस एरिया में वो हिमपात नहीं करा पाती। सो द थिंग इज कि यहां से ये पवन आई, पवन आने के बाद हिमालय में समाप्त। ये ध्रुवीय पवन है, ध्रुवीय पवन है, और यहां आकर ये समाप्त हो गई। एंड लेट मी टेल यू कि अगर ये पवन आ जाती भारत तक तो ये स्नोफॉल करती अप टू तमिलनाडु, और इतना स्नोफॉल करती कि ये एरिया जो है वो एक कोल्ड डेजर्ट होता ठंड के समय। यहां पर आपको दिखाई देता शीत ऋतु में कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट का मतलब है ठंडा मरुस्थल। अब आप इमेजिन करिए और मुझे बताइए कि क्या यह पॉसिबल है कि किसी ऐसे लैंडमास में मानव रह सके जहां ठंड के समय कोल्ड डेजर्ट हो, शीत मरुस्थल हो, और गर्मी के समय हॉट डेजर्ट हो, यानी कि गर्म मरुस्थल हो। इंडिया एक ऐसा देश होता, एक ऐसा स्थान होता जहां ठंड के समय हिमाच्छादन हो जाता और गर्मी के समय ज्वलंत गर्मी पड़ती। ना कोई वनस्पति होती, ना कोई जीव रह रहे होते, ना मानवीय अधिवास होता और ना कृषि हो रही होती। यह सब कुछ नहीं है और भारत में हम रह रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है ये हिमालयास। ये इधर हैं, इसीलिए आपको ना गर्मी में भीषण मरुस्थलीकरण दिखता है और ना ठंडी में एकदम परमाफ्रॉस्ट हिमाच्छादन। समझ पा रहे हो बच्चे? सर मैं ऐसे तैयारी कर रहा हूं लेकिन मैं ज्योग्राफी आपसे पढ़ना चाहता हूं। हाँ भाई पढ़ सकते हो, जब तक मैं एटलीस्ट
यहाँ पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, पूरा फायदा उठाइए, पूरा उपयोग करिए। ठीक है, देखो बच्चों, अगर ना आप लोग ठीक से पढ़ोगे, थोड़ा सा प्रयास करना कि आप चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से सिंक इन करो, उसको ध्यान से याद करो। और ना ये सब जो मैं बता रहा हूँ, मैं एक लेक्चर के अंदर आप देखिएगा, मैं लगभग 90 मिनट का अगर लेक्चर है तो 85-86 मिनट लगातार बोलता रहता हूँ। ठीक है, अगर आप इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर लो ना, आपका दिमाग खुल जाएगा। और इवन ना केवल इतने से, मतलब मैं तो सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा ही, बट मैं हमेशा कहता हूं कि मैं वाटर ड्रॉप इफेक्ट में सारे टॉपिक्स आसपास के होलिस्टिक कवर करूंगा। अब मैंने यहीं आपको यह बताते बताते कि हिमालय का महत्व क्या है, मैंने आपको यह बता दिया दैट उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में जो विंड रिवर्सल है वो कैसे होता है। आप देखिएगा यूपीएससी के मेंस का या प्री का कौन सा भी तो प्रश्न है, कौन से ईयर का, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट ईयर ऑफ दैट पार्ट, बट यस, एग्जैक्ट ईयर तो ध्यान नहीं है मुझे, बट देख लेना आप दैट भूमध्य सागरीय जलवायु के ऊपर प्रश्न था। ये तो शायद ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, दैट किस क्षेत्र में जो है आपको ठंड में वर्षा मिलती है, लास्ट ईयर का ही प्रश्न था ये। और विंटर्स रेनफॉल अभी का देखिए, मैं हिमालय समझाते समय मैंने इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करा। इसके बाद मेंस का प्रश्न था कि यूरोप के अंदर जलवायु को क्यों कहा जाता है कि स्थानीय पवनों से जन्मी जलवायु है, एक्सप्लेनेशन। आप यहां देखो कि उत्तरी अमेरिका में यह क्वेश्चन था, शायद, खैर ये तो ऑप्शनल का प्रश्न था कि उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में जो है हमें वाई इन सम एरियाज मीट या फिर मीट बेस्ड इकोनॉमीज दिखती हैं, मीट बेस्ड फूड कल्चर दिखता है। तो उसका रीजन है पोलार ड्रिफ्टिंग। ठीक, जो ध्रुवीय क्षेत्रों से आता है वो मवेशियों को, कृषि को परिवर्तित कर देता है। ठंडे प्रदेश में वो ज्यादा मीट पर बेस्ड होगा क्योंकि वहां एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं होगा, और वो भी मीट पर होगा, मिल्क पर होगा या फर पे होगा। ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। एकदम ठंडा होगा तो एकदम मीट, उससे थोड़ा आएगा तो मिल्क, उससे थोड़ा नीचे आएगा तो फर, और सीजनल होगा तो फर, मिल्क, मीट तीनों। ठीक, और इवन इससे पूरा सब्जेक्ट डिराइव होता है, मतलब हर एक चीज जो है वो ज्योग्राफी से डिराइव होती है। मैं तो आपको यह तक समझा दूं, मतलब ये तो ऑप्शनल में है भी, मतलब कि भारत में जो संघवाद है, इंडिया का जो संघवाद है वो कैसे हमारे भूगोल से जन्मा है, इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम कैसे ज्योग्राफी से बिलोंग करता है, और इंडिया की हिस्ट्री तो टोटली ज्योग्राफी से बिलोंग करती है 100%। मतलब अगर आप लोग को जानना हो कि कैसे भारत का इतिहास जो है, भारत का इतिहास आप लोग लिखिएगा। देखिए, मैंने एक बार आपसे पूछा था दैट आप लोग चाहते हो भारत का भूगर्भिक इतिहास या पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास में एक्सप्लेन करूं, तो आप सभी ने कहा था यस सर, और बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था। मैंने कमेंट देख लिया है, डोंट वरी, बस एक संडे बीच में आने दो, थोड़ा सा गला भी मेरा ठीक हो जाए, फिर संडे को मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा 3-3.5 घंटे का, और देखिएगा इतनी बारीकी से मैं आपको बताऊंगा कि एक कोशिकीय जीव से कैसे होमोसेपियन तक बने। और हमारे एक पूर्वज थे जिनका आकार जो है, जिनके दांत का आकार सिर के आकार जितना बड़ा था, ऐसा तक कहा जाता है। तो वो कॉन्स्पिरेसी वाला पार्ट भी टच करेंगे, और ये सारा पोर्शन देखेंगे कि कैसे मानव का उद्विकास हुआ, कैसे डायनासोर आए, कैसे मरीन क्रिएचर्स आए, और ये सब कुछ पृथ्वी पर होकर गुजरा। जस्ट वेट फॉर संडे, संडे को, या इस संडे को नहीं तो नेक्स्ट संडे को, फिर मैं भूगर्भिक इतिहास पर डिटेल में क्लास लूंगा। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा, अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो कि कैसे भारत का पूरा इतिहास भूगोल से जन्मा है, मैं आपको एक साइकिल के बारे में बताऊंगा, मिलानकोविच साइकिल। ये साइकिल जो है ग्रीनलैंड से गुजरी है। ठीक, तो आप देखो ग्रीनलैंड आज ग्रीन है क्या? ग्रीनलैंड आज ग्रीन नहीं है, तो फिर उसका नाम ग्रीनलैंड क्यों है? उसका तो व्हाइट लैंड होना चाहिए, सफेद भूमि होना चाहिए। ग्रीनलैंड पूरी तरह से हिमाच्छादित है, नाम ग्रीनलैंड है। साइबेरिया का रीजन देखना आप, वहां साइबेरिया में आपको प्रॉपर एविडेंस मिलता है कि यह क्षेत्र पूरी तरह से ग्रीन था, और ऐसा नहीं कि सदियों पुरानी बात है, यह अभी 300-350 साल पुरानी बात है। जब भारत में हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, एग्जैक्टली उस समय पे साइबेरिया बिल्कुल हरा था। ठीक, और हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या, यह आपका मौर्य गुप्ता पीरियड के आसपास भी जो साइबेरियन रीजन था वो पूरी तरह से ग्रीन बेल्ट था। ये अभी 200-250 अभी 1000-1500 साल में ही ये सारा कुछ जो है वो बदला है। अफ्रीका में जो सहारा का मरुस्थल है, आप देखना अभी से 3 महीने पहले की न्यूज है, और उठा के यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि सहारा के मरुस्थल वाले क्षेत्र में मानव के द्वारा केव्स में पेंटिंग बनाई गई है। और वो जो पेंटिंग है ना बच्चों, वो रॉक पेंटिंग बेसिकली माफ कीजिएगा, वो रॉक पेंटिंग्स बेसिकली एक मानव की है जो वहां जो है वो जानवरों का चरवाहा है, मतलब वो ऐसा फॉर्डरिंग कर रहा है उधर पे। ये दिखाता है कि उस प्लेस पे जो है वो एक समय पर पूरी तरह से हरी घास थी, सहारा का मरुस्थल पूरी तरह से ग्रीन था। और अभी न्यूज देखिएगा, बिल्कुल सब कुछ गूगल करो, डू नॉट बिलीव ऑन मी, आप मुझ पर विश्वास मत करो, आप गूगल करिए।
आप देखोगे कि न्यूज थी 3-4 महीने पहले की, 4 महीने पहले की, कि सहारा के मरुस्थल में रॉक पेंटिंग्स में मिल गया कि एरिया ग्रीन था, और अभी देखिएगा कि सहारा के मरुस्थल में फ्लड आई थी। फाइन। सो एक साइकिल है, ये साइकिल चलती रहती है, और ये साइकिल जहां पहुंचती है उधर पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है और कहीं का कम हो जाता है। जब बढ़ जाता है तो भाई जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे राजा के पास वेल्थ बढ़ेगी, राजा के पास वेल्थ बढ़ेगी, उसकी सेना बढ़ेगी, उसकी सेना बढ़ेगी, उसका साम्राज्य बढ़ेगा, और साम्राज्य बढ़ेगा तो उससे अकेले मैनेज नहीं होगा, अकेले मैनेज नहीं होगा तो सामंत लाएगा, फ्यूडल लॉर्ड आएगा, और फ्यूडल लॉर्ड आएगा तो करप्शन करेगा, करप्शन करेगा तो जनता खड़ी होगी, और खड़ी होने के बाद राजा को हटा के लोकतंत्र ले आएगी। तो पहले सिर्फ राजा रानी चोर पुलिस, देन राजा रानी सामंत और चोर पुलिस, एंड देन राजा रानी घर जाओ क्योंकि सामंत ने करप्शन कर दिया, इसलिए राजा रानी हटाओ और डेमोक्रेसी लाओ। यह होगा यूरोप में, और भारत में सेम यही, बस लास्ट स्टेज में ब्रिटिशर्स हटाओ और डेमोक्रेसी लाओ। दिल्ली सल्तनत के जस्ट पहले मिला जो इंडिया का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो बढ़ा था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडिया का बढ़ा था, अरब के क्षेत्र का कम हुआ था, सेंट्रल एशिया का कम हुआ था। सेंट्रल एशिया का प्रोडक्शन कम हुआ, इसलिए सेंट्रल एशिया के जो किंग्स थे वो इंडिया पर अटैक कर रहे थे। वाई? उधर कुछ था नहीं तो इधर ही आएंगे, और इंडिया पर आए, इंडिया पर रूल करार, प्रोडक्शन बढ़ा, रूलिंग चालू, और सामंत रहे, सामंत रहेंगे, सेना बड़ी होगी, और राजा अपनी सेना सामंतों के पास रखेगा, सामंतों के पास रखेगा, सामंत विद्रोह करेंगे, लीडरशिप हटाएंगे, बार बार लीडरशिप चेंज होगी, राजनीतिक अस्थिरता आएगी, अस्थिरता आएगी, बाहर से आक्रमणकर्ता देश में आक्रमण करेंगे, और इसलिए आपको मध्यकाल में बार बार आक्रांता दिखाई देंगे। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होगी, जैसे ही राजा सशक्त हो जाएगा तो डियर उस राजा के पास वेल्थ ज्यादा है क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वेल्थ ज्यादा है, इसलिए कला संस्कृति का विकास। एंड दैट इज व्हाई यू विल फाइंड कि मध्यकाल के बारे में आप दो चीजें पढ़ते हो, पहला उसका कला और संस्कृति, और दूसरा बार बार किंग्स का रिप्लेस करना। फाइन। एक राजा को बार बार उसके सामंत हटा रहे हैं, एक खिलजी का जो जो व्यक्ति सेनापति होगा वो उसे हटा देगा, तुगलक का जो सेनापति होगा वो उसे हटा देगा। क्यों हटा देगा? डियर वो सेनापति कुछ और नहीं है, अपने अंडर में आर्मी रखता है। एंड दैट इज व्हाई यू विल फाइंड के मध्यकाल में प्रोडक्शन ज्यादा था लेकिन आपको दुष्प्रभाव दिखेगा, और जैसे ये लीडरशिप कमजोर होगी, हमारे यहां ब्रिटिशर्स की एंट्री हो जाएगी, और ब्रिटेन में जनता जो है वो जागरूक हो जाएगी कि सामंत नहीं चाहिए हमको, हमको चाहिए अब डेमोक्रेसी। वो किंग हटाएगा और वहां डेमोक्रेसी लाएगा, और ये सब कुछ एक साइकिल, ये साइकिल जहां जाती है मिलानकोविच साइकिल कहते हैं, सर्च करना चाहो कर लेना, मिलानकोविच साइकिल। ठीक, ये साइकिल है, मिनी आइस एज की साइकिल होती है, एरिया का टेम्परेचर गिराती है और बढ़ाती है, गिराती है और बढ़ाती है, इसके कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम या ज्यादा होता है, और इस कारण राजनीतिक सत्ताएं बदल जाती हैं। पूरा दुनिया की हिस्ट्री इसी पर बेस्ड लिखी जाती है। जो ऑप्शनल के बच्चे होंगे ये सारा कुछ नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। और अगर डिटेल में जानना हो तो जस्ट मेंशन दैट कमेंट कि आपको देखना है कि कैसे वर्ल्ड की हिस्ट्री जो है वो वर्ल्ड के ज्योग्राफी और क्लाइमेट से डिराइव होती है, तो मैं उस पर फिर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, लंबा रहेगा लेकिन आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली चीजें कैसे कंट्रोल होती हैं। ठीक है, चलो वापस आ जाओ। सो हिमालय का एक जलवायु महत्व यह है। अब लास्ट में आपको बताता हूं हिमालय का जो, आइए, हिमालय का जो जैव विविधता का महत्व है। आइए, तो बच्चों यहां ध्यान से देखेंगे, यह है हमारा इंडिया, ठीक, यह हमारा पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र है, और यहां से चलते हुए आ जाइए ये वाला एरिया। अब मुझे ना बाकी के प्लेस की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं बाकी का ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप इंडिया का मैप आधा ड्रॉ कर रहे हो, इसमें बुरी, अरे भाई बुरी बात क्या है यार, मतलब मुझे उतने की आवश्यकता है इसलिए मैंने उतना ड्रॉ करा है। ठीक है, चलो आ जाओ, देखो ये है हमारा पश्चिमी हिमालय, ये है हमारा पूर्वी हिमालय। अब यहां ध्यान से देखिएगा, हमारा जो पश्चिमी हिमालय है यह कहलाता है कोल्ड डेजर्ट, ठीक, और जो हमारा पूर्वी हिमालय है यह है जैव विविधता का हॉटस्पॉट। ठीक, मैं इसके बारे में डिटेल में क्लास लूंगा इसलिए अभी मैं उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं, बट आप सुन लीजिए, यह है वेस्टर्न हिमालयस या पश्चिमी हिमालय, वेस्टर्न हिमालय, और यह है ईस्टर्न या पूर्वी। ठीक,
अब सुनना, ये जो पश्चिमी हिमालय है इसे कहा जाता है शीत मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट। इसे कहते हैं शीत मरुस्थल, ठीक, ओके। और यहां आपको इस शीत मरुस्थल के कारण क्या क्या देखने को मिलता है, तो ध्यान से सुनना। शीत मरुस्थल के कारण फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहां पर हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ को क्या कहा जाता है, स्नो लेपर्ड। यहां आपको एक और दिखाई देगा हिमालयन ब्राउन बेयर, हिमालय का भूरा भालू, ब्राउन बेयर, ठीक। इसे भारत का ग्रिजली भी कहते हैं। साथ ही यहां पर आपको जो है हिमालयन मोनल, हिमालय की मोनल नाम की पक्षी होता है। यह दुनिया का सबसे रंगीन पक्षी है, सबसे कलरफुल बर्ड है, यह आपको दिखाई देगा। हिम तेंदुआ के लिए याद रखना, यह वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट जंपर है, सबसे लंबी कूद लगाने वाला जानवर है। सेकेंडली हिम तेंदुआ जो है वो सारी बिग कैट्स जो होती हैं, स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, टाइगर, पैंथर्स, इन सब में सबसे मोटी पूंछ वाला है। और ये सबसे ऊंची कूद जो लगाता है ना बच्चों, 50 मीटर ऊंचा तक कूद सकता है। अब आप सोचो 50 मीटर का मतलब क्या होता है, 17 मंजिल की बिल्डिंग। तो क्या ऐसे ऐसे शक्तिमान टाइप कूदता है? नो, ये जंप लगाता है तो ऊपर से नीचे जंप लगाता है, ठीक। तो सबसे ऊंची जंप लगाने वाला जानवर है। सेकेंडली सबसे, और ये जंप इतनी लंबी लगा क्यों पाता है, क्योंकि ये बैलेंस बना पाता है। और बैलेंस इसलिए बना पाता है क्योंकि इसकी जो टेल होती है काफी थिक होती है, काफी मोटी होती है, ठीक। और इसके अलावा ये जो क्लाउडेड लेपर्ड है, इसका सबसे ज्यादा संख्या, मैं यहां लिख देता हूं, फाइन। इसकी सबसे ज्यादा जो संख्या है आपको हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में मिलेगी। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ना बच्चों, ये राष्ट्रीय उद्यान आता है लद्दाख में। और ये राष्ट्रीय उद्यान के बारे में एक और बात, ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। और साथ में स्नो लेपर्ड की संख्या कम होने का कारण है इसकी हंटिंग, इसका शिकार होना। और यह भी याद रखना कि इसका शिकार कहां कहां होता है। इसका शिकार होता है तिब्बत में, इसका शिकार होता है मंगोलिया में, और इसका शिकार होता है चीन में, ठीक। और जो तिब्बत में होता है वो इसके मीट के लिए होता है, मांस के लिए। मंगोलिया में इसके फर के लिए, और चीन में इसकी बोन्स के लिए। क्यों मैंने कहा कि आप लोग को डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है। यूपीएससी पिन पॉइंट क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछ लिया उसने स्नो लेपर्ड के खत्म होने का मुख्य कारण क्या है, और सभी लोग बिल्कुल जैसे याद करता है ना बच्चा, रटंत विद्या में लिख दिया कि ये इस समय जो है हैबिटेट लॉस के कारण गया है, या फिर उसके प्राकृतिक आवास से खत्म होने के कारण गया है। पिन पॉइंट आंसर सुनिए, मेक श्योर कि इसका बड़े स्तर पर शिकार हुआ था। भारत से लेकर मंगोलिया तक पूरे एरिया में राज करता था यह एनिमल। कहां गया एनिमल? शिकार हुआ। तिब्बत के एरिया में, तिब्बत की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन टेक्निक है, मतलब पारंपरिक जो चिकित्सा पद्धति है, उसमें इसके मीट का यूज होता है। चीन की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में इसकी हड्डियों का उपयोग होता है, और इसकी हड्डियों से एक तो क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट ड्रग, मतलब दर्द निवारक बनाया जाता है, और साथ ही किडनी से संबंधित बीमारियों का इलाज होता है। और साथ में मंगोलिया, आप कभी देखना चंगेज खां की फोटो, आप पाओगे कि चंगेज खां की फोटो में ना चंगेज खां ऐसे वी आकार का एक वस्त्र पहने हुए होता है। और ये जो वस्त्र है ना, ये वस्त्र बना होता है स्नो लेपर्ड की खाल से। तो बड़े स्तर पर इनका शिकार हुआ है, इस कारण से जो है ये इस एरिया से खत्म हुए हैं। और एक और बात, गोविंद पशु विहार, ये आता है कहां, मैं लिख देता हूं, गोविंद पशु विहार। जो गोविंद पशु विहार है, इससे 2009 में इसके प्रोटेक्शन के लिए जो है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, यह चलाया गया था। गोविंद पशु विहार उत्तराखंड में आता है, नोट डाउन कर लेना। ईस्टर्न हिमालयाज में देखो, मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा, अभी आप लोग नोट डाउन कर लो। क्लाउडेड लेपर्ड, क्लाउडेड यानी कि धूमिल तेंदुआ, क्लाउडेड लेपर्ड दिखाई देगा। साथ ही रेड पांडा, गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉग,
स्नूप नोज्ड मकाओ, स्नूप नोज्ड मकाओ। सिंगल हॉर्न राइनो, एक सींग वाला गेंडा, ये आपको दिखाई देगा। और वॉकिंग फिश दिखाई देगी और बहुत सारी चीजें। यहां ताकिंग मिलता है। ताकिंग जो है भूटान का राष्ट्रीय पशु है। और कभी इसको सर्च करना है, स्पेल लिख देता हूं यहां पर, TAKIN, माफ कीजिएगा, टाकिन। ये भूटान का राष्ट्रीय पशु है, इसके बारे में भी देखिएगा। कल की क्लास में जब आऊंगा तो इससे थोड़ा सा और डिटेल करूंगा, ठीक है। मतलब कल की क्लास में भले ही हम दूसरे टॉपिक के साथ स्टार्ट करें, बट इस टॉपिक के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन में आपको जनरल चीजें और भी आपको बताऊंगा, ठीक। तो बच्चों, मैं मानकर चल रहा हूं कि ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा था। देखो यार, मैं आपसे बार बार इस बात को रिपीट करूंगा, ये याद रखना कि आपका ऑप्शनल आपकी लाइफ बदल सकता है। और हिंदी माध्यम की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम प्री क्वालिफाई नहीं करते। अगर आप इस लेक्चर को देखो, मैं ऐसे भी बहुत ज़्यादा वैसा मतलब अच्छे से जो है PPT वगैरह बनाकर जो है वो ऐसे नहीं पढ़ा पाता हूँ, फाइन। मैं आपको एक बात सिंपली बता रहा हूँ दैट हमारे माध्यम की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि हम सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा चलते हैं, ठीक। हम समझ कर चीज़ों को कम पढ़ते हैं, फाइन। ये एक ऐसा ऑप्शनल है जिस ऑप्शनल से तैयार करोगे आप तो आपका इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, इवन ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, ये सब जो प्री में आता है, आप देखो 30 से 35 प्रश्न आते हैं हर वर्ष प्री में। इमेजिन करिए कि 30 से 35 क्वेश्चन, मैं उल्टा लिख गया, 35 से 30, 30 से 35 क्वेश्चन हर साल इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी दे रहा है। क्यों हिंदी माध्यम जो है वो इस ऑप्शनल को ठीक से अडॉप्ट नहीं करता, फाइन। आप सोचिए कि इस विषय को अगर आप ठीक से प्रिपेयर करोगे, यह आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। दिस कैन चेंज। आपने देखा होगा, मैंने टेलीग्राम चैनल पे एक मैसेज लिखा था दैट हमारे हिंदी माध्यम के लिए यह ऑप्शनल एक दवाई की तरह है। आप एक बार ट्राई कर देखिए, ठीक। एक बार प्रिपेयर कर देखिए इस ऑप्शनल के साथ, फाइन। और जो भी आपकी क्वेरीज है, कई लोग कहते हैं कि सर नंबर कम आते हैं, सर इसमें जो है अंग्रेजी माध्यम का ज़्यादा सिलेक्शन होता है। तो मैं आपसे कहूँगा, सुनो भाई, अगर आप ये सोच रहे हो कि अंग्रेजी माध्यम का सिलेक्शन होता है तो एक सिंपल सी बात है, फिर अंग्रेजी माध्यम हमसे रिजल्ट भी ज़्यादा ला रहा है। तो उसका कारण अगर ये ऑप्शनल है तो फिर मैं आपसे कहता हूँ कि आप क्यों नहीं पढ़ सकते इस ऑप्शनल को। अगर आप इस लेक्चर को यहां तक देख रहे हो तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप आगे ऑप्शनल की क्लास में भी उसे ठीक से पढ़ पाओगे, फाइन। अगर आप इन बातों को जीएस में इतनी गहराई से पढ़ रहे हो तो ऑप्शनल में तो आपको और भी मजा आएगा इन चीजों को पढ़ने में। और सोचिए, अगर आपके लिए पढ़ाई ऐसी हो जाए कि क्लास अटेंड करें और उसके बाद जो है वो आप चीजें अपने आप आपको रिकॉल हों और वो उससे आपके पेपर में पूछे, आप समझ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कुछ समय में तो कभी ना कभी तो आपको ये रियलाइज होगा कि इस ऑप्शनल के साथ तैयारी करना आपकी पूरी जर्नी को बदल सकता है। अगर आप आना चाहते हैं, इस ऑप्शनल के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं, तो देखो, आप सभी जो लोग कहते हैं ना कि सर आप इसे YouTube पर पढ़ा दीजिए, डियर आप इस बात को समझना, 3 घंटे की क्लास होती है, 5-5.5 महीने के आसपास जो है कोर्स चलता है। आप इंटू करिए, हर महीने लगभग 20 क्लास 25 क्लास होती है, 60 घंटे की क्लास, और फिर इसे जो है वो लगा लीजिए लगभग 360 घंटे। मैं 360 घंटे YouTube में पढ़ाऊंगा भी तो डेली अगर पढ़ाऊंगा तो 1 साल से ऊपर सीरीज चलेगी और तब भी पूरा नहीं होगा। तो इस बात को समझना कि अगर मैं इसे YouTube पर पूरा पढ़ाना भी चाहूं तो ये संभव नहीं है। आपको इसके लिए बैच का सहारा लेना पड़ेगा और फिर उसमें कंटेंट भी बहुत सारा जो है वो नोट्स और PDF और टेस्ट और प्रैक्टिस, मेंटरशिप, ये सब लगता है उस पर। तो ये सब के लिए आपको बैच में आना पड़ेगा, ठीक। आपके पास ये जो है वो ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन का बैच जो है आपके लिए ऊपर अवेलेबल रहेगा। आप जस्ट इस टेलीग्राम चैनल पर आकर, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहां पर मेरी पेड क्लास जो हमारे ऑप्शनल की क्लास है उसका डेमो लेक्चर आपको मिल जाएगा, जाकर देखिए और देखिए कितनी गहराई है इसमें, फाइन, डन, ओके। तो आप एक बार जो है वो जरूर टेलीग्राम चैनल पर आ जाओ, तो मैं आपको वहां पर और भी अगर कोई PDF वगैरह और चाहिए होगी तो आई विल प्रोवाइड दैट पार्ट टू, ठीक है। चलिए सर, आज आपसे पढ़ता YT पर बहुत
पर पॉइंट्स को थोड़ा डिटेल में बता दिए ताकि नोट्स बनाना। बच्चे ये मिल तो जाएगा आपको पीडीएफ, आप उससे बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। वील कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।